Yes, sir, I can see it and hear you. Perfect, perfect, perfect. फर्स्ट एड खोलेंगे हम लोग सबसे पहले, इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट एड की 25th एडिशन ओपन करेंगे, देन हम वेडनेसडे वाले टॉपिक जो था उसकी हेल्प ओपन करेंगे, देन हम ओपन करेंगे यहाँ पर जो ट्यूसडे के एमसीक्यूज थे हमने नहीं किए थे, ये हमने पिछले वाला कर लिया था, ठीक है। मुझे एक सेकंड सेटिंग और करने दे, फिर हम परफेक्ट, ये हो गया, ये हम बंद करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों में से कोई करे, जब तक रीड करें। अमीर हमजा साहब इसको लाउडली रीड करें, सारे बच्चे सुनेंगे। ओके, गो ऑन। हाँ, which of the following human leukocyte antigen types is associated with child's most likely diagnosis? अब ऊपर चलें, चाइल्ड की डायग्नोसिस देखें। पहले आपको ये समझ में आ गया कि आपको एचएलए टाइप बताना है, और एचएलए टाइप जो है वो किसी डिजीज से एसोसिएटेड होता है। एचएलए से क्या Yes. बनता है, एमएचसी बनता है, और वो एमएचसी अगर आपका सही से नहीं बना होगा तो उसके अगेंस्ट आप ही की बॉडी के टी सेल्स रिएक्ट करेंगे, ऑटो इम्यून रिएक्शन जनरेट करेंगे, आपको होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। उन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में से कोई एक होना चाहिए जो इस बेबी को होगा। गो ऑन एंड रीड इट। A 4-year-old boy is brought to the clinic because of urinary frequency, excess thirst, and bedwetting for the past year. He also has not been gaining weight despite having a good appetite. On physical examination, he appears fatigued and mucous membranes are dry. His height and weight are 35th and 45th percentiles, respectively. He is found to have a disorder mediated in part by autoantibody production by B cell under the influence of T cells. Which of the following is the HLA type associated with child's most likely diagnosis? अगर आप लोग मुझे एचएलए टाइप ना भी बता पाए और आपने मुझे डायग्नोसिस भी बता दी, तब भी मेरा दिल खुश हो जाएगा कि ठीक है, बच्चों को एटलीस्ट समझ आ गया। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लड़ाएं, अटेम्प्ट करें इसको, पढ़िए सुकून से। आंसर डी। आंसर डी, रीजन क्या है डॉक्टर साहिबा? और वो है डायबिटीज है पेशेंट को, ऑटो एंटीबॉडीज। बिल्कुल ठीक है। और हमने कौन सी एंटीबॉडीज पढ़ी थी अगर बेबी को डायबिटीज होती है तो? एंटीग्लूटामिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, ठीक है। हाँ, गैड एंटीबॉडीज, सही। हाँ, एंटीग्लूटामिक एसिड, गैड भी बोलते हैं इसको, जीएडी भी, बिल्कुल। एंटीग्लूटामिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हमें मिलती थी। बात रही एचएलए की, तो एचएलए डीआर3 मिलेगा हमें डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में। ये हमें रटे मारने कि एचएलए बी27 में 4 डिजीज आती हैं, एचएलए बी51 में बेशेट सिंड्रोम आता है, डीआर2 होगा तो गुड फास्टर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एसएलई, एचएलए डीआर5 पर्निशियस एनीमिया। अब ये आपको रटे मारने, जो चीज आपको यहाँ से मिली यहाँ से याद कर लो, फर्स्ट एड से मिली फर्स्ट एड से याद कर लो। मेजर चीज जो मुझे समझानी थी आपको वो यही था कि सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, कि भाई आपने क्या किया, आते साथ बच्चे की एज देख ली जनरली किसी भी पेशेंट की, ठीक है। आपको पता लग गया कि भाई ये पीड्स का केस है तो मतलब ये जेनेटिक होगा। वंस अगेन एचएलए क्या है, प्रोटीन, एचएलए क्या है, जीन है। तो ये जो थियरी है आपकी ऑलमोस्ट 90% 80% ऑफ द क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी कि अगर बेबी की बात करेगा तो जेनेटिक कॉज होगा कोई ना कोई, यानी जो क्लिनिकल कंडीशन होने वाली है वो जेनेटिक होने वाली है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, आपको डायग्नोसिस का पता लग गया भाई क्यों ये DM1 है, क्योंकि आपको ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया वाले जो फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, 3 जो मिलते हैं आपको, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और क्योंकि बच्चा जो है बार बार जो है वो पॉलीयूरिया हो रही है, तो इसके सारे फटीग भी दिख रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर ड्राई, ब्ला ब्ला, बाकी चीजें
क्योंकि सवाल में या फर्स्ट एड में यूएसएमएल का यही एक बहुत बड़ा आपको वो समझना पड़ेगा कि यूएसएमएल में आपको यही चीज समझनी पड़ेगी कि नहीं DR2 नहीं डॉक्टर साहब, DR3 किसी ने जवाब दिया है यहाँ पे। यूएसएमएल में यही आपको समझना पड़ेगा कि आपको बल्क मिलेगा, उस बल्क में जो आपकी चीजें काम की वो आपने पिक करके बाकी को साइड कर देना है, चाहे वो फर्स्ट एड पढ़ना हो चाहे वो सवाल अटेम्प्ट करना हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला चीज। एक और सवाल करने फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस दुर्गानी, DR3 परफेक्ट। पढ़े, ये आप अपने हिसाब से पढ़े, अटेम्प्ट करें, मुझे इसका आंसर चाहिए, आपके पास 2 मिनट है। हम्म, ओके ओके ओके। डॉक्टर सनी कुमार ने डी बोला है, बाकी डॉक्टर्स ए बोल रहे हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आई है, RA HLA-B27 और RA HLA-B27। मिस्थेनिया ग्रेविस बोल रही हैं डॉक्टर पारस नवाज। डॉक्टर पारस नवाज, अगर आप अनम्यूट करें या मुझे इस पे मैसेज में बताएं आपने मिस्थेनिया ग्रेविस क्यों सोचा है इस पे, अगर आप वो बता सकती हैं तो। नहीं भी तो कोई मसला नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मिस्थेनिया ग्रेविस का केस नहीं लग रहा। फिर भी देखते हैं। A 27-year-old man comes to the clinic because of pain and blurry vision in the right eye in the past week। ठीक है, अब आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये लाइन मैंने ऑलरेडी, मुझे पता है, नीचे से मैं देख चुका हूँ कि सवाल ऊपर वाले तरीके का ही है। तो ऐसे सवाल में आपको ये नहीं करना कि आपने बार बार वही चीज वो करनी है। ठीक है, पता लग गया कि छिले के सब टाइप दिए हुए हैं, सवाल क्या पूछ रहा है, अब आपने डायरेक्टली ऊपर से कर लेना है, क्योंकि आपको नीचे, अगर नीचे की स्टेटमेंट पता है तो ऊपर चले जाओ, ऊपर की स्टेटमेंट पता है तो नीचे चले जाओ, ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी। ठीक है, ओके। Dr. Saiba, 27-year-old man comes to the clinic because of pain and blurry vision in the right side of the eye for the past week. He also notes that a 3-month history of progressive low back and hip pain and stiffness. The pain wakes him up at night, feel worse in the morning and improves with the activity. एक चीज याद कर लें, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक डिजीज होती है, उसका ट्रीटमेंट ही क्या है, एक्सरसाइज। इसको बोलते हैं बम्बू स्पाइन। आपका स्पाइन जो है वो जकड़ जाता है, स्विमिंग करवाते हैं पेशेंट से हम लोग, उससे क्या होता है कि वो खुलता है उसका जो जिस्म है। तो ये मिस्थेनिया ग्रेविस की तरफ नहीं जा रहा था। इसकी जो मेजर जो डायग्नोसिस होगी वो आपके हाथ में कौन सी होगी, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बेसिस पर आप जब अटेम्प्ट करने जाते हो तब आपको पता लगता है कि भाई ये HLA-B27 है। दो की दूसरी डिजीज भी हो सकती थी, दो की दूसरी डिजीज भी हम पकड़ दे, लेकिन मैं यही कहूंगा आपने मेजर चीज को देख के वहां से आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, डॉक्टर साहब जिन्होंने मिस्थेनिया ग्रेविस बोला था मैं उनसे मुखातिब हूँ। मिस्थेनिया ग्रेविस में हमेशा वुमेन में होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन नो डाउट कि मर्दों में भी हो रही है, लेकिन मिस्थेनिया ग्रेविस का केस जब भी आएगा यूएसएमएल पे वुमेन ही आती है आपके पास, यहाँ पर मैन मिला है आपको। एक तो ये चीज है, मतलब ये वो होते हैं शॉर्ट स्ट्रीट स्मार्ट जो ट्रिक्स होते हैं आप सवाल को पकड़ने के लिए। डॉक्टर साहब ने बोला रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने डॉक्टर अमीर हमजा क्यों बोला, मैं जानना चाहता हूँ, बताएं मुझे। मॉर्निंग स्टिफनेस की वजह से डॉक्टर साहब? जी सर, मॉर्निंग स्टिफनेस है जो एक्टिविटी से इंप्रूव कर देती है। हाँ, ओके। सर इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का जिक्र नहीं किया उसने, हाँ लेकिन हाँ, जब भी आरए की बात चलेगी ना डॉक्टर साहब, तब वो क्या करेगा, आपके जो स्मॉल जॉइंट्स है उनको इन्वॉल्व करेगा, हिप को नहीं करेगा या हिप जॉइंट को नहीं करेगा। समझ रहे हैं? राइट। ठीक है, तो वो क्या करता है, हैंड को, रिस्ट को, जॉइंट को करता है, इंटरफेरेंजियल को करता है। आपकी जो ये देखिए बेंडिंग, ये इतना आपका हिप, ये जो आपका पूरा ये जो एक्सियल और जो आपका जो स्केलेटन है और लिम्ब वाला, ठीक है, उसमें अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, इसके दरमियान में मसला आ रहा है। तो ये आपने आरे नहीं सोचना है इस पे। ठीक है, आपने सोचना है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को। सबसे बड़ी फीचर उसकी मैंने आपको बता दी कि मूव इंप्रूव करता है विद एक्टिविटी।
दो चीजें जो इंप्रूव करती है विथ एक्टिविटी आपकी यूएस से मिलेगी जो राइट नाउ, एक लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, एक ये वाला आपके सर से गुजर रहा होगा मुझे पता है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। आज आपको लग रहा होगा कि ओवरवेलमिंग ज्यादा है, लेकिन आप आगे जाके आपने मुझे दुआएं करनी है। इंप्रूव विथ एक्टिविटी जब भी आ जाए तो इधर ये लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है या ये आपका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वैसे ये मस्कुलर का टॉपिक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको डायग्नोसिस बनाना जो है तब आएगा जब आपने दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, बट रट्टा मार लो, याद कर लो कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम कैसे पकड़ते हैं कि मॉर्निंग जो आपकी स्टिफनेस होती है वो एक्टिविटी पे इंप्रूव होती है। इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्विमिंग है, कि बंदे को बोलते हैं जाओ भैया तुम स्विमिंग करो, उसमें बैक की एक्सरसाइज होती है स्विमिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा HLA-B27। बाकी HLA-B27 में जो चीजें थी वो पेयर एक निमोनिक था, ठीक है, उसमें पेयर एक निमोनिक था, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, और आपका आर पे अपना आई पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज थी आई गेस, ठीक है। तो जो आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है उसमें यूवीआईटिस होती है, राइटर्ड सिंड्रोम जो होता है, ठीक है। हाँ, एनकाइलोजिंग देखिए ये इसकी आपकी मेजर डायग्नोसिस क्या है। देखो सवाल स्पेशली ये जो यूएसएमएल आरएक्स वाले सवाल हैं, ठीक है, इन सवालों में तो सबसे बड़ी चीज आपको ये सिखाता है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है सवाल, इसकी एक्सप्लेनेशन में, या इवन यूवर्ल्ड भी आपको यही सिखाता है कि भाई मेजर चीज क्या है, इसने इतना बोल्ड करके क्यों लिखा, उसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपको यही पकड़ना है भाई एओर्टिक अपना एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज द chronic inflammatory condition of spine and sacroiliac joints with a peak age of onset in young adults between 20 to 30 years old। एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर पारस नवाज साहिबा, आप अगर मुझे सुन रही हैं तो इसको जरूर देखिएगा कि मर्दों में मिस्थेनिया ग्रेविस के केसेस बहुत कम आते हैं, जबकि मर्दों में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस ज्यादा आते हैं। There may be also uveitis with eye pain and blurred vision. Most patients with AS are positive for HLA-B27। अब ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हो कि HLA-B27 ही क्यों मसला करवा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होगी, इसीलिए आपके बोन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। मैं प्लेजर इज ऑल माइन डॉक्टर साहब, आपको अगर समझ में आ गई ये बात तो मिस्थेनिया ग्रेविस अम्मा याद रख ले बस, ठीक है। और जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है यंग अडल्ट हैंडसम गाय, लेकिन इसके बोन में मसला है, ओके। डिजीज डायग्नोसिस बाकी आप लोग ये खुद पढ़ लेंगे, इनको रट्टा मारना है आपने, HLA-DR2 कहाँ होता है, HLA-DR4 कहाँ होता है, ठीक है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमीर हमजा साहब, मसला ये होता है आरे पकड़ते ना फिर अब DR4 में फंस जाते। आरे तब होती जब आपके स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आरे जो मिमिक भी करता है ना SLE के साथ करता है, क्योंकि दोनों में स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ तो आरे करता ही नहीं है मिमिक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ठीक है, ओके। और बाकी आपने याद कर लेना है B8 वाला, डॉक्टर क्या नाम है आपका, पारस नवाज साहिबा, मिस्थेनिया ग्रेविस में पड़ी हुई है, ठीक है। DQ8 सीलिएक ऑटो इम्यून ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप खुद आपने याद करना, ये रटे वाली चीजें, ये मैं आपको बैठ के याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, समझाऊंगा सवाल कैसे पकड़ना है, सवाल कैसे इंटरप्रीट करना है। जैसे आपने इस यहाँ पर समझ लिया कि भाई ये मैं जो डॉक्टर साहब आपको बताना समझा रहा था कि भाई बेंडिंग क्यों, क्योंकि आपके जो सैक्रम है और जो आइलियम है, जो हिपो और जो आपका यानी जो अपेंडिकुलर और जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, नीचे और ऊपर वाला हिस्सा जहां पर वो जोड़ है उसका इंजीस बोलते हैं हमारे यहाँ, हिंज को, जो दरवाजे की हिंज होती है जो अंदर बाहर खोलने में हेल्प करती है दरवाजे को, ठीक है। तो वो जो हिंज है उसका मसला आ रहा है, उस हिंज के मसले को बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बस इतना याद कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ज्यादा भी याद नहीं हो रहा, ये समझ लो, ये चीज यहाँ से मैंने इस सवाल को यहाँ से पकड़ा फॉर सपोर्ट। दूसरी बात मुझे क्या लगी, यूवीआईटिस वाला सीन, पेयर आपके पास निमोनिक है, याद कर सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत हो गए 2 सवाल, अब हम बढ़ेंगे अपने कोर्स की तरफ, ओके। कल हमने बात की थी, मैं डायरेक्टली इसी को कवर करना चाहूंगा। पहले डॉक्टर सीतलानी, आप मुझे सुन रही है, आवाज आ रही है, क्योंकि हम टॉपिक से थोड़ा चेंज हुए, मुझे बताएं। यस सर, यस सर। डॉक्टर सीतलानी, हमने पढ़ा था कि जो टी सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, याद है? यस सर, टी सेल रिसेप्टर, जिसकी वजह से इधर वो आपके CD4 कहलाते हैं या CD8 कहलाते हैं या रेगुलेटरी टी सेल्स कहलाते हैं। यस सर, ठीक है। तो टी सेल के जो सरफेस प्रोटीन है ये भी आपको याद करने पड़े। टी सेल्स में क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो एंटीजन MHC कॉम्प्लेक्स से बाइंड करे उनको टी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। यस सर। जो CD28 से बाइंड करें, जो CD28 होते हैं
वो क्या करते हैं, B7 से बाइंड करते हैं ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। टी सेल रिसेप्टर वो चीज है जो फर्स्ट सिग्नल पे काम आ रही थी, Yes, sir. जो एंटीजन MHC से बाइंड कर रही थी। CD28 वो है जो सेकंड सिग्नल से बाइंड कर रही थी Yes, sir. B7 के साथ। अब मसला ये, मैं ये अच्छी चीज आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको खुद घर से पढ़ के आनी पड़ेगी जो मैंने कल पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए मुझे कितना ये हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं बार बार आपको दिखाऊंगा कि ये फॉर सपोज ये टी सेल रिसेप्टर MHC1 के साथ बाइंड कर रहा है, ये CD28 है जो B7 के साथ बाइंड कर रही है, ठीक है। Yes, sir. अपने पास हार्ड बुक पे रख लिया करें, अगर आगे पीछे करना पड़े तो आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद क्या है, जो आपका CD3 होता है वो जनरली आपके एसोसिएटेड होता है आपके टी सेल रिसेप्टर्स के साथ, चाहे CD4 हो या CD8 हो, CD3 सब में होता है। CD3 यूं समझ लो कि एक सपोर्ट है, एक पेरेंट है जो हर बच्चे का साथ देता है, एसोसिएटेड विद टी सेल रिसेप्टर फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। बस इसका इतना ही है, कोई एमसीक्यू इसमें से नहीं आता। ये एमसीक्यू आता है आपसे से पूछता है कि जो CD3 है वो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक या किसी भी टी सेल में वो मौजूद होता है ऑलरेडी। हर वो टी सेल जिसके पास टी सेल रिसेप्टर है उसके पास आपका CD3 होगा। बाकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे तो जो हेल्पर टी सेल है उसके पास CD4 होता है, CD40 लाइगेंड होता है, CXCR4 CXCR5 रिसेप्टर्स होते हैं। HIV पार्टिकल जब इसमें एंटर होता है तो ये आपने पढ़ा है ना, डॉक्सीसिक्लाइन के टी सेल को इन्फेक्ट करता है HIV पार्टिकल, पढ़ा है आप लोगों ने बचपन से? नहीं पढ़ा तो याद कर लें, जो HIV पार्टिकल होता है ना, HIV सुना है, HIV एड्स कभी सुनी है? Yes, sir. ठीक है, तो एड्स होता है वो आपकी जो टी सेल है उसके अंदर जाके रहता है, उसको इन्फेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कौन सा रिसेप्टर, पढ़े इसको, कौन सा रिसेप्टर है ये? Helper T cell. CD4, CD40L, हाँ, and ये वाला रिसेप्टर CX. ब्रो, ये वाला बंटी ब्रो, ये वाला रिसेप्टर CXCR4 CXCR5 रिसेप्टर्स फॉर HIV लिखा हुआ है, देखें। Yes, sir. ठीक है, सिर्फ यही वाला रिसेप्टर है जो आपके HIV को चाहिए अंदर आने के लिए, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. व्हाट इफ के, और ये जो रिसेप्टर है ये प्रोटीन है ना, रिसेप्टर तो प्रोटीन होते हैं, Yes, sir. और प्रोटीन जो RNA से आती है, RNA DNA से आता है, DNA जीन से आता है। Yes, sir. अगर ये प्रोटीन, अगर जीन इसका ना हो आपकी बॉडी में तो ये रिसेप्टर नहीं बनेगा, Yes, sir. और जो HIV पार्टिकल होगा वो आपके टी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, Yes, sir. इसीलिए आप HIV से बच जाते हो। Sir, तो ये- ये ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा? ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। कि कोई कोई बंदा ऐसा होता है जिसमें CXCR4 CCR5 जेनेटिकली एब्सेंट होता है तो उसको HIV नहीं हो सकती। Okay. हमारे थर्ड ईयर में जब मैं अपनी कॉलेज में था तो हमारे एक टीचर थे कम्युनिटी मेडिसिन के, वो बताते थे कि चाइना में क्या किया था एक डॉक्टर ने, उन्होंने ये किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसे बच्चे उन्होंने पैदा करवाने शुरू किए थे, या काइंड ऑफ, कि जिनको CXCR4 और CCR5 रिसेप्टर था ही नहीं, ताकि उनको फ्यूचर में एड्स ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इससे क्या होता है कि आज जैसे अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि हमें गोरा बच्चा चाहिए, वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल बच्चा चाहिए, तो जो सिचुएशन है और वर्सन हो जाती है क्योंकि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते रहते। तो उस डॉक्टर को उन्होंने शायद इन प्रेजेंट कर दिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केस कि इतना कोई मैं इस पे वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा बस इसका याद है। अपने अपने आप को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए बस याद करवा लें कि CXCR4 या CCR5 अगर आप किसी टी सेल से डिलीट कर सकते हो तो आपको एड्स नहीं होगी। Okay. गॉट इट, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? Yes. कि CXCR4 या Yes, sir. CCR5 क्या होता है, ठीक है। अब इसकी एक होती है होमोजाइगस म्यूटेशन, एक होती है हेटेरोजाइगस म्यूटेशन, पता है ना होमोजाइगस ए, ये अब ये आपका हेटेरोजाइगस होता है, ए कैपिटल ए स्मॉल, ये होमोजाइगस होता है आपका, सॉरी ए स्मॉल, ये पढ़े हैं आप लोगों ने जेनेटिक्स में? Yes, sir. अगर होमोजाइगस म्यूटेशन हो तो ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है ये वाला रिसेप्टर, यानी आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो एड्स से, आपको एड्स बिल्कुल भी नहीं होगी, सही कह रहा हूँ? Yes, sir. अगर ये हेटेरोजाइगस हो यानी एक जीन फंक्शनल हो, दूसरी जीन जो स्मॉल वाली अपना डिसफंक्शनल हो, तो आपको जो एड्स है, जो नॉर्मल जैसे मुझे एड्स हो तो वो 5 साल में हो जाए या 1 साल में हो जाए, लेकिन इस बंदे को जो एड्स होगी उसके सिम्टम्स 10 या 15 साल में अपीयर होंगे। स्लोअर डिजीज कोर्स इसको बोलते हैं। Okay. अब ये मसला है फर्स्ट एड का, इन्होंने तो लिख दिया लेकिन इसके पीछे जो पूरी जो मैंने जो आपको कथा सुनाई है वो आपको यहाँ पर पता चलेगी कि CXCR4 या CCR5 का अगर होमोजाइगस म्यूटेशन है तो आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो फ्रॉम एड्स, क्योंकि HIV पार्टिकल अंदर घुस नहीं पाएगा। अगर आप हेटेरोजाइगस हो तो एक फंक्शनल जीन है जो रिसेप्टर थोड़ा बहुत बनाएगी तो वो आराम से जाएगा, यानी स्लोअर डिजीज कोर्स। अगर बंदा जो अगर कंप्लीटली नॉर्मल होगा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, कंप्लीटली नॉर्मल का मकसद जिसके
ये दोनों रिसेप्टर्स इंटेक्ट है, तो उसको जो एचआईवी पार्टिकल होगा बड़ा जल्दी अंदर जाएगा। ओके। ठीक है डॉक्टर अमीर हमजा साहब, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? रिस्पॉन्ड करें। परफेक्ट, यस सर बोला है आपने। ठीक है डॉक्टर दुर्गानी, आप भी मैसेज में अगर रिप्लाई कर सकती है तो किया कीजिए। मुझे खुशी होती है अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, तो इट इज अ फ्यूल फॉर मी। ठीक है, जो मुझे ड्राइव करता है आपको और ज्यादा अच्छा डिलीवर करने के लिए। अदरवाइज मैं सबकॉन्शियसली ये सोचता हूँ कि शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, तो ये मेरे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। दैट्स इट। ओके, हमने क्या देखा कि टी सेल के जो रिसेप्टर्स है, टी सेल रिसेप्टर होता है जो एमएचसी एंटीजन से बाइंड करता है, CD28 वो रिसेप्टर होता है जो B7 से बाइंड करता है, CD3 हर टी सेल पर होता है क्योंकि उसका काम ही सिग्नल ट्रांसडक्शन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन ये होती है जो भी रिसेप्टर हो ना आपके, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जो भी मैसेज बाहर से आया है उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाना या उसको सेल साइटोप्लाज्म में पहुंचाना, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। दैट्स इट। ठीक है, यस सर। ओके। ट्रांसडक्शन का सिंपल मकसद ये होता है, ये चले छोड़े, बस ट्रांसडक्शन को छोड़ दें, अब बस इतना याद रखने कि मैसेज ट्रांसफर करना। ओके, सीडी जो आपके हेल्पर टी सेल्स है उनके ऊपर CD4 होता है, इसीलिए तो इनको हेल्पर बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक के ऊपर CD8 होता है क्योंकि ये सेल को किल करता है डायरेक्टली। रेगुलेटरी टी सेल्स पे हमने पढ़ा था CD4 CD25। एक और चीज थी जो रेगुलेटरी टी सेल के ऊपर होती है, डॉक्टर दुर्गानी मुझे बताएंगी अनम्यूट करके। जी डॉक्टर दुर्गानी, एक और चीज थी। कोई मैसेज में बताए आप लोगों में से? अमीर हमजा साहब मैसेज में बताएं चलें, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको आईपेक्स हो रहा था, ऑटो इम्यूनिटी वाला। FOXP3 याद नहीं रहा आप लोगों को? FOXP3, यस सर, FOXP3 हाँ बताना है ना आपको। FOXP3 होता है, ठीक है, वो भी होता है यहाँ पे आपके रेगुलेटरी टी सेल्स पे। इसी तरह बी सेल्स पे आपको अगर याद हो तो मैंने बताया भी था, बी सेल पे के जो ऊपर रिसेप्टर है जो एंटीजन को अपने अंदर ले रहा है वो IgM होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? ऊपर दिखाऊं आप लोगों को, ये देखें, मैंने बताया था यहाँ पर कि ये जो एंटीजन है ये असल में IgM होती है। डॉक्टर साहिबान याद आ रहा है आपको? जी जी सर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की डेफिशिएंसी की वजह से भी। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की डेफिशिएंसी की बीटा वजह से क्या होता है, तो क्या होगा उससे? इन्फ्लामेशन, एक्सेसिव इन्फ्लामेशन होती है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, इसकी चलिए सही है। मुझे ये नहीं समझ आया कि आप इस चीज को क्यों डिस्कस कर रही हैं फिलहाल। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहबा कि जो आपका ये है ना, ये जो एंटीजन बाइंडिंग वाला चीज है, ये जो वाई बना हुआ है ये एक एंटीबॉडी है और उसका नाम है IgM। ये IgM एज अ रिसेप्टर काम कर रही है एंटीजन को एनगल्फ करने के लिए। ठीक है, TGF बीटा का पता नहीं आप क्यों डिस्कस कर रही हैं, मैं आपसे पूछता हूँ बाद में आके। वो ठीक है, फिलहाल इसको आईपेक्स के लिए आपने पूछा ना, तो उसकी हाँ वजह से आईपेक्स का मैं पूछा, वो तो पीछे हो गया ना ब्रो, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। आगे चले आए ना हम, कि हमने ये डिस्कस किया कि बी सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, या ये अपना जो बाइंड करता है अपना एंटीजन के साथ। CD19 CD20 CD21 रिसेप्टर्स होते हैं, रटे मारने जस्ट रिसेप्टर फॉर एप्स्टीन बार वायरस। CD40 होता है, इसके ऊपर MHC2 होता है क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। B7 होता है क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होगा उसके ऊपर B7 और MHC2 या CD40 का होना इज नॉर्मल। चाहे वो आपका मैक्रोफेज हो, चाहे वो आपका बी सेल हो, चाहे वो आपका डेंड्राइटिक सेल हो, चाहे वो आपका लेंगरहान सेल हो। डायरेक्टली मैं मैक्रोफेजेस पढ़ रहा हूँ डॉक्टर अमीर साहब। देखें CD14 आपको याद है मैंने बताया था कि एक रिसेप्टर होता है जो लाइपोपोलिसेक्राइड यानी आपके जो पैम्प्स है उनके साथ बाइंड करता है। ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। CD40 भी इसके ऊपर होता है और MHC2 भी होता है, B7 भी होता है। ये तीनों तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की फीचर्स हैं, B7 CD40 MHC2, ये वाली चीजें। फिलहाल अगर आपके दिमाग में याद नहीं भी हो रही हैं कोई मसला नहीं है, इनको स्लिप होने तो कोई मसला नहीं, आप सबकॉन्शियस में जा रही हैं फिलहाल। ठीक है, बेस्ट तो ये है कि आप लोग यहाँ से जाने के साथ हम सारे टॉपिक अच्छे से YouWorld से क्वेश्चंस करें, उन इन सारे टॉपिक्स के। ChatGPT से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, आपको वो चीज़ जैसे याद हो जाए। लेकिन आप सारा दिन क्योंकि कॉलेजेस वगैरह में होंगे, क्लिनिक्स में होंगे और रात को आके पढ़ रहे हो, तो फिर जितना याद हो रहा है बस उसको शुक्र करके करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CD14 इसके ऊपर होता है, CD40 होता है, MHC2 B7 FC एंड C3b के रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से एनहांस्ड फेगोसाइटोसिस। ये फिलहाल आप छोड़ दो इसको, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे।
बाकी CCR5 जो ऊपर आपने यहाँ डिस्कस करा था, वही CCR5 आपके मैक्रोफेजेस पे भी होता है। हेमेटोपोइड, उसके बाद नेचुरल किलर सेल थे, इनके ऊपर क्या होता है, CD16 होता है जो बाइंड करता है FC पोर्शन ऑफ द IgG के साथ। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, फिर से भी कर देता हूँ कि जो एंटीबॉडी होती है उसका एक रीजन होता है FAB वाला, डंडी वाला रीजन बोलते हैं FC, जहां पर कॉम्प्लीमेंट बाइंड करती है, और यहाँ पर आपका नेचुरल किलर सेल भी बाइंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ CD16, विद द हेल्प ऑफ CD16। ये CD16 जो है वो आपको हेल्प करेगा इस डंडी के ऊपर बाइंड करने में। यहाँ पर आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हो। डॉक्टर सितलानी, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके, परफेक्ट। Yes. कोई चीज ना भी है आपके माइंड में, अगर थोड़ा सा भी सवाल आ रहा है आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, CD56 सजेस्टिव ऑफ NK सेल्स, ये ऐसे ही जैसे आपकी कास्ट होती है, ठीक है? आपसे कोई पूछेगा सितलानी की का मकसद क्या है, आप बोलोगे अब ने रख दी कास्ट, कुछ नहीं पता क्या है, ठीक है? तो ये ऐसे ही कास्ट होती है, या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा जिसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आपका नाम हमारे लिए काफी है, वो बहुत है बस, ठीक है? ओके, CD56 सजेस्टिव ऑफ NK सेल मार्कर, कि भाई NK सेल्स पर ही होता है CD56, और CD816 जो होता है उसका एक अलग काम है कि वो FC पोर्शन ऑफ द IgG के साथ बाइंड करेगा। जब FC पोर्शन ऑफ IgG के साथ बाइंड करेगा तो वो जो सेल आपके डिसफंक्शनल हैं, जो खराब सेल हैं, उनके ऊपर वो क्या रिलीज करवाता है, फिर ग्रेन्जाइम एंड परफोरेंट, और वो सेल को किल करवाएगा। दैट्स इट, ठीक है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं CD34। ये सारा टॉपिक रटा है, जितना कॉन्सेप्ट मुझसे हो सका मैंने आपको समझाया। एक और चीज याद कर लें कि जो एप्स्टीन बार वायरस है उसको पकड़ने के लिए बी सेल जो रिसेप्टर यूज करता है उसको CD21 बोलते हैं। इसका एक निमोनिक है मस्ट बी 21 टू ड्रिंक 8 बार, और जहां पर आपका निमोनिक आ जाता है आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि वो आपका सवाल कहीं ना कहीं जरूर आपको मिलेगा आगे जाके, यानी वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब ये पता नहीं मैंने क्या इसमें नोट किया हुआ है, फिलहाल इसको हम लोग रखते हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। इसे ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं CD14 की इसमें बातें की हुई है इन्होंने, ठीक है? सर CCR5 HIV एंटर्स द मैक्रोफेजेस टू, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे खुद के माइंड में भी आई जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था ना, तो मेरे माइंड में ये चीज आई डॉक्टर अमीर हमजा साहब कि CCR5 यहाँ पर है तो क्या एंटर कर सकता है। मुझे जितना याद आ रहा है CCR5 और CXCR4 का दोनों का होना लाजिम होता है HIV के अंदर जाने के लिए। इनमें से एक काम होता है जो रिसेप्टर का, दूसरा फिर दूसरे का फिर दूसरा काम होता है, लेकिन मैं इसको सर्च करके आपको बताऊंगा कि मैक्रोफेजेस में एंटर करता है या नहीं करता है। टी सेल्स का तो मुझे कंफर्म है, और ये भी मुझे कंफर्म है कि होमोजाइगस जो होता है वो आपका डिजीज नहीं होती, हेटेरोजाइगस वाले में स्लोअर क्लिनिकल कोर्स होता है। ज्यादातर आपसे टी सेल का ही पूछा जाता है। मैक्रोफेजेस के केस में क्या है, नजरिया गोनोरिया एक चीज है, वो फिर मैक्रोफेजेस के अंदर जाती है। स्टोप्लाज्मोसिस वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाती है। नो डाउट कि HIV भी का पार्टिकल भी जाता हो, लेकिन पूछा नहीं जाता इतना आपसे वो, बट सवाल तो जायज है, सर्च करना पड़ेगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आप मुझे भी आप भी सर्च कर सकते हैं, आप उस पर ChatGPT पे डालो, देखो क्या आंसर आता है, इसका साइड में करते जाओ, जब तक मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है नीचे वाला, कान मेरी तरफ रखो। एनर्जी क्या होती है? एक होती है एनर्जी, एक दूसरी होती है एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं जब कोई चीज आपकी एनर्जी होती है कि भाई आप बहुत state during which a cell cannot become activated by exposure to its antigen, कि भाई जो T और B सेल्स हैं वो बूढ़े हो जाएं, वो एनर्जिक हो जाएं, वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएं, कि वो अब उस पैथोजन से जिससे वो प्रीवियसली एक्टिव हो जाते थे अब वो एक्टिव नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन है, जो सिग्नल 2 है, वो आपको नहीं मिलता। इसीलिए जो मैं बार बार आपका मत्था खा रहा था कल, आई नो कि कल वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है कि सिग्नल 1 सिग्नल 2 कैसे सारा सीन चल रहा है, उस चीज को बार बार आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बार बार सुनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सेकंड सिग्नल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड सिग्नल नहीं हो रहा तो आपके T एंड B सेल्स बूढ़े कहलाते हैं। या फिर ये भी है कि अगर इसका नुकसान ये है कि इम्यूनो डेफिशिएंट हो रहे हो, फायदा ये है इसका कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हो, सेल्फ टॉलरेंस बढ़ती है, कि फालतू के T सेलेक्टिव नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि आपका जो सेकंड सिग्नल है वो तभी आएगा जो जब आपका पैथोजन प्रॉपरली सेंस हो जाएगा कि भाई हाँ ये पैथोजन ही बाहर से आया है, तब जाकर उसको किल कर दो। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि सेल्फ टॉलरेंस बढ़ रही है, ऑटो इम्यूनिटी कम हो रही है। नुकसान ये हुआ कि
विथ एज जो है वो आपके टी एंड बी सेल्स काम करना छोड़ देते हैं। ये चीज कल हमने पढ़ी हुई थी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी विथ एज जो आपके इंस्टा और स्नैप है वो आप डिलीट भी कर देते हो या काम नहीं करते या हैंग होते, लेकिन आपका जो मैसेजिंग ऐप होगी या जो आपका कॉल लॉग होगा वो आपकी पूरी उम्र भर चलता रहेगा, क्योंकि वो बिल्ट इन फीचर है आपका, या क्रोम है या यूट्यूब है फॉर सपोज। तो इनेट इम्यूनिटी पूरी लाइफ टाइम के लिए चलती है, लेकिन जो आपकी ये इम्यूनिटी है, क्या नाम है, एडेप्टिव है, वो आहिस्ता 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 खत्म होती जाती है, डिजेनरेट करती है। बढ़ते हैं आगे, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। डॉक्टर सितलानी आपको क्या पता है पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, मुझे थोड़ा सा बताएं अनम्यूट करके। सर एक्टिव इम्यूनिटी जो acute response हो towards antigen, और passive ओके immunity just like vaccine जो हम pre-formed antibodies insert करते हैं। बिल्कुल। एक्टिव बोलते हैं जब आप खुद काम कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो तो वो एक्टिव है, जैसे आपने अभी सवाल का जवाब दिया चाहे क्या भी दिया, लेकिन आप एक्टिव हो। इस वक्त आप पैसिवली सुन रहे हो। कि अगर आपको स्पून फीडिंग कराई जाए तो वो पैसिव होता है, अगर आप खुद खाना बना के खा रहे हो तो एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे फॉर सपोज पैसिव का एक क्लासिक एग्जांपल है, पैदा होते साथ आपको जो पहला कोलेस्ट्रॉम पिलाया गया अम्मा की तरफ से, या अम्मा का जो दूध था उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज जो आपको मिले थे, या आईजीए एंटीबॉडीज जो आपको सिक्रीशन से मिले थे, ठीक है, वो आपके क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है आईजीए इन ब्रेस्ट मिल्क, मैटरनल आईजीजी क्रॉसिंग प्लेसेंटा। ये दो आपके बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आपको बनी बनाई चीज मुंह में डाली गई कि भाई ये लो तुम्हें बेटी अपनी। लेकिन अगर मुझे मेहनत करनी पड़े, अगर मुझे एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए एक्सोजेनस एंटीजन से लड़ना पड़े मेरे बी सेल्स टी सेल्स को, तो थोड़ा स्लो भी होगा, टाइम लेगा, प्रोसेस लेती है चीजें। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होती है, जैसे आप यूएसएमएल कर रहे हो, 3-4 साल आपसे लेती है, लेकिन आप लॉन्ग लास्टिंग सोच रहे हो कि यार मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा करियर मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा होता है खुद से चीजों को सर्च करने को, खुद से चीजों को, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ आप सर्च करके, अभी मैंने डॉक्टर साहब को बोला, हालांकि चैट जीपीटी तो मेरे पास भी है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमीर हमजा जो सर्च करेंगे ना, इनको अब क्रॉस प्रेजेंटेशन सारी उम्र नहीं भूलेगी, तो कल मैंने गलती करी लेकिन इन्होंने मुझे सही करेक्ट किया। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है ऐसी कि जो टाइम तो लेती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है। इसके एग्जांपल्स क्या है? नेचुरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया आपको लगा, वैक्सीन, टॉक्सोइड। अब डॉक्टर साहिबा ने बोला, डॉक्टर सितलानी सुन रही है ना आप मुझे? Yes आपने sir. वैक्सीन, हाँ वैक्सीन को पैसिव में क्यों बोला आपने, वैक्सीन एक्टिव में क्यों? क्योंकि वैक्सीन में आपका क्या कॉन्सेप्ट पता है, आगे हम वैक्सीनेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो यहीं से समझा देता हूँ, ये सिंप्लीफाइड वर्जन में समझा रहा हूँ। आपने एक देगची उठाई, उस देगची में क्या किया आपने, बैक्टीरिया के पार्टिकल डाले और यहाँ पर आपने गैस का चूल्हा जला दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, आपका पार्टिकल हीट हुआ, पार्टिकल किल हुआ। अब ये जो इसकी छिलके थे वो आपने उठा के क्या किया, आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया, हमने डॉक्टर सितलानी की बॉडी में डाल दिए। अब डॉक्टर सितलानी की बॉडी में जो मैक्रोफेज था, सबसे पहले उल्लू के पट्टे ने उसने पिक किया इसको, उसने प्रेजेंट किया किसको, सितलानी साहबा किसने, किसको प्रेजेंट करता है मैक्रोफेज? टी सेल। ठीक है, Yes sir. ठीक है. टी सेल के बाद बी सेल, बी सेल के बाद एंटीबॉडीज, और वही एंटीबॉडीज क्या करेंगी, लाइफ टाइम आपको बचाती रहेंगी फ्रॉम दिस। लेकिन ये तो आपका किल्ड था ना, अब अगर लाइफ दिया गया ना, इसकी माँ को भी ताकत नहीं है कि आपको वो कर सके कुछ, क्योंकि हमने तो यहाँ पर छिलका उठाया था ना बैक्टीरिया का। ठीक है, आलू का छिलका उठाया था, अब आलू खुद भी है ना तभी कुछ नहीं कर पाएगा हमें, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज बन चुके हैं अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। ठीक है, Yes sir. इतना समझ आ गया वैक्सीन का क्या सीन है? Yes sir. वैक्सीन करने से क्या हुआ, आपके खुद के टी और बी सेल एक्टिवेट हुए, उन्होंने एंटीबॉडीज जनरेट करी, वही एंटीबॉडीज अब आपको प्रोटेक्ट कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूं, अमीर हमजा साहब आपको समझ आई ये वाली बात जो मैंने करी है? अनम्यूट करके बताएं मुझे डॉक्टर साहब। Yes, sir. हाँ, ये समझ आ गया ना आपको? अब एंटीबॉडी आगे क्या करेगा, इधर ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, या फिर ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर बाइंड करवाएगा अपने एफसी रीजन के साथ, और वो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, वो इधर न्यूट्रोफिल्स को लेके आएगा, बुलाएगा उनको आ जाओ, या फिर क्या करेगा, वो बैक्टीरिया के अंदर एक पोर क्रिएट करेगा, जिससे सारा बाहर का पानी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया सेल फट जाएगा। रिपीट करूं?
सर ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और ऑप्सोनाइजेशन करेगा ना? हाँ, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मैं इसी वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये बच्चे जो है वो करेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बोल देता कि वो आपको स्टेरिलाइजेशन करते हैं ब्ला ब्ला, लेकिन मैंने गैस का चूल्हा समझाया, ठीक है, कि डेगची में आपने आलू डाला, ठीक है, आलू आपका बैक्टीरिया है फॉर सपोज, उसको आपने पकाने के लिए क्या किया, उसको आपने हीट किया, जो एक छिलका निकला, हल्की सी एक प्रोटीन निकली, डेड प्रोटीन को आपने क्या किया, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया, मैक्रोफेज ने उसको पिक किया, टी सेल को दिखाया, बी सेल को दिखाया, वहां से एंटीबॉडीज बन के उसी बैक्टीरिया के साथ, उसी आलू के साथ आके बाइंड कर गई, और उन एंटीबॉडीज को क्या करना है आगे जाके, फिर कॉम्प्लीमेंट को बाइंड करवाना है यहाँ पे, और उस कॉम्प्लीमेंट ने क्या करना है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिसने यहाँ पर एक पोर बना देना है, जिससे क्या होगा, सारा पानी बैक्टीरिया में चला जाएगा। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। पहले देसी जबान में समझ लें, फिर मैं आपको टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा। हमजा साहब समझ आ गया आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो कहने का मकसद सिंपली क्या हुआ, या तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगी, क्योंकि एंटीबॉडी तक रुक जाऊं मैं रुक सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली पता दो ना हो क्या रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रही है जो न्यूट्रोफिल को भी बुलाएगी, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों को बुलाएगी। कल आपने पढ़ा है कि एफसी पोर्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट तो बाइंड करती है, लेकिन मैक्रोफेज भी बाइंड करता है, और उसकी साइट इवन यूवर्ल्ड ने पूछी हुई है आपसे, तो वो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है, ये ऐसी डंडी बना के ABCD करके देता है, आपको पिक करना है कहां पर मैक्रोफेज बाइंड करता है। सो यू नीड टू नो कि मैक्रोफेज ऊपर वाले पोर्शन पे, नीचे वाले पोर्शन पे कॉम्प्लीमेंट, और उस कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, आपके मैक कॉम्प्लेक्स बनाना, एक सुराख बनाना। सिंपली मैक को तो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता फिलहाल, एक सुराख बनाना, बैक्टीरिया के अंदर पंक्चर क्रिएट करना, सिरिंज डालना, जैसे टायर में पंक्चर बनाते हैं हम लोग, या बलून को सिरिंज लगाते फट जाता है, ऐसे ही वो बैक्टीरिया को पिंच करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया डॉक्टर सितलानी? आगे से आपसे Yes, कोई भी sir. वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी जिंदाबाद, ठीक है, Yes, sir. ओके। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग होगी तो ये शॉर्ट स्पेन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज आपको घर बैठे बैठाए मिलती है ना, जब आप पैसे भरेंगे ना, जो लेक्चर्स में ले रहा हूँ, तब आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करते हो। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, आप नहीं पढ़ोगे, उसको रिपीट ही नहीं करोगे जाकर। मुझसे रिकॉर्डिंग यहाँ पर कल 20 बच्चों ने लेक्चर लिया है, रिकॉर्डिंग सिर्फ 3-4 ने लिया मुझसे। शॉर्ट स्पेन ऑफ एंटीबॉडीज, हाफ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि पैसे बना बनाया आपको मिल रहा है, अपनी मेहनत नहीं करी जाती। ऑनसेट रैपिड होता है, अम्मा का क्लासिक एग्जांपल है, आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज अम्मा ने दे दी। रिसीविंग प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज। IgA इन ब्रेस्ट मिल्क, मैटरनल IgG क्रॉसिंग प्लेसेंटा, वाहिद इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपके प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन G होती है। एक डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने मेरे साथ, वो जो डॉक्टर नैनो तलरेजा जिन्होंने उस दिन कॉम्प्लीमेंट वाली बात करी थी, या एक और डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने पूछा था कि आपके जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्यों है ज्यादा IgG का, जिन्होंने सवाल पूछा था IgM का, क्या नाम था उनका पता नहीं, शायद आज नहीं है क्लास में। कहने का मकसद ये है कि ये आपका बहुत लंबे होते हैं, ये जो तय होते हैं, ये बहुत छोटा होता है और ये इजीली क्रॉस कर जाता है आपके प्लेसेंटा से, मेनली यही क्रॉस करता है IgG, बाकी कोई भी इनमें से क्रॉस नहीं कर पाता। उसके रीजंस क्या भी हैं, फिलहाल इतना याद कर लो कि प्लेसेंटा से जो इम्यूनोग्लोबुलिन अम्मा से आपको मिलती है फीटस को, वो मिलती है IgG बस। बाकी ब्रेस्ट मिल्क में आपको IgA मिलता है, क्योंकि सिक्रीशंस जहां भी होंगी, चाहे वो आपकी सलाइवा हो, चाहे वो आपका गट की जो फीसिस बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो फॉर सपोज अपना क्या नाम है वजाइनल सिक्रीशंस हो, कोई भी सिक्रीशन हो, वहां पर आपको IgA मिलेगा। म्यूकोजा जहां पर है, मुंह से लेकर एनस तक IgA, रेस्पिरेटरी सिस्टम IgA, समझ आ गया? एंटीटॉक्सिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जो आप वैक्सीन की बात करी थी ना डॉक्टर सितलानी, थोड़ा अनम्यूट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सीन है। एक होता है कि आपका टॉक्सोइड वैक्सीन, एक होती है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन ये होता है, जैसे फॉर सपोज स्नेक जो वेनम है ना, डॉक्टर साहब सब सुनिएगा, फर्स्ट टाइम जो स्नेक वेनम इन्होंने बनाया था ना, कैसे बनाया था आपको पता है? इन्होंने क्या किया था, स्नेक का जो पॉइजन है वो लेके घोड़े को इंजेक्ट किया। अब घोड़ा तो क्योंकि इम्यूनिटी उसकी बहुत हाई होती है, घोड़े ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। इन्होंने क्या किया, घोड़े की ब्लड बाहर निकाली, उससे एंटीबॉडीज जो बनी थी उसको अलग किया, और उसको नाम दे दिया एंटी वेनम, एंटीटॉक्सिन, और वो आज तक आपको लगता रहता है। समझ आया ना कि स्नेक का जो मुंह का जो टॉक्सिन है वो हमने घोड़े की बॉडी में इंजेक्ट किया। घोड़ा तो बहुत इम्यून है ना, ठीक है, घोड़ा तो गनसन खाता रहता है, उसकी तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, भैंसों की इम्यूनिटी बहुत आप लोगों से। तो घोड़े के अंदर वो और अब वो एंटीबॉडी, अगर स्नेक का पॉइजन पड़ा हुआ है तो वो आपको प्रोटेक्ट करके देती है।
बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं कि ये एज इट इज ऐसे ही होगा, आप लोगों ने खुद पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि ये कैसे काम चल रहा है, कैसे आपके एंटीटॉक्सिन जनरेट हुए, बच्चों वाली जबान में मैं बता रहा हूँ, यूं समझ लें, ठीक है। ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये आपके जो मैब होते हैं ना, ये मैं इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा इसमें, ये जो मैब होते हैं, जो आपके रिटुक्सीमैब, इन्फ्लिक्सीमैब, ये वो वाले सारे एंटीबॉडीज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे हिमेटोलॉजी में। फिलहाल इतना याद कर लो, रट्टा मार लो, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते जाओ कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है डॉक्टर साहिबा। Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे बता सकती हैं कि आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी बाहर से जो एंटीबॉडीज, जैसे हमने यहाँ पर एंटीबॉडीज दी स्नेक वाले केस में, ऐसी एंटीबॉडीज कौन सी कंडीशन में देते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको लिम्फ नोड वाले टॉपिक में पढ़ाई हुई है। कवासाकी का नाम सुना है आपने? Yes, sir. कवासाकी में आईवीआईजी देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून कंडीशन। IVIG and other immune globulin preparations can be administered to provide temporary but specific passive immunity to target pathogen। कि डायरेक्टली आप किसी पैथोजन को किल करना है, पकड़ना है, पैथोजन को न्यूट्रलाइज करना है ऑन द स्पॉट, IVIG लगा देते हैं हम लोग। या एक कंडीशन है गियान बारे सिंड्रोम, अगर आपने पढ़ी हो GBS, अमीर हमजा साहब कभी GBS पढ़ा था आपने कॉलेज टाइम में? Yes, sir. Guillain-Barré syndrome. हाँ, Yes, और yes. हाँ कि गुलियन बारे सिंड्रोम भी बोलते हैं, गियान बारे सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट है आपका, क्या नाम है, IVIG, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस एंड IVIG इज द क्लासिक ट्रीटमेंट फॉर गियान बारे सिंड्रोम, ठीक है। कंबाइंड पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी गिवन फॉर हेप बी और रेबीज एक्सपोजर। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, बहुत है आपके लिए। समझ आ गया कि एक्टिव वो चीज है जो आप खुद सर्च कर रहे हो चैट जीपीटी से, पैसिव वो है जो डॉक्टर कुमार आपको मुंह में दे रहे हैं कि बेटा ये लो खा लो। आप हॉस्टलाइट होंगे, आप में से कोई लोग खुद जाके खाना बनाते होंगे, एक्टिव। अगर आपको बन के मिल रहा है घर में, पैसिव, दैट्स इट। पैसिव में मजा तो आता है लेकिन शॉर्ट स्पेन होता है, एक्टिव में होता है लॉन्ग लास्टिंग, अपना करियर बना लेते हो आप लोग। IVIG को सही से एक्सप्लेन करें प्लीज। IVIG का डॉक्टर साहब जो फुल फॉर्म बनेगा वो इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपने बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप क्या करोगे, आईवी फॉर्म में किसी भी पेशेंट को लगाओगे तो क्या होगा, जो वहां पर वायरल पार्टिकल या पैथोजन होगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेगा इजीली। इस रीजन से लगाते हैं क्योंकि जो आपके GBS है या जो आपका कवासाकी है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उसमें जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं वो आपके खुद के टिश्यू को डैमेज कर रही होती है। तो आप क्या करते हो, बाहर से ऐसी एंटीबॉडीज देते हो जो डिसफंक्शनल एंटीबॉडीज को जाके बाइंड करेंगी। तो ये ऐसे है जैसे लोहे को लोहे से काटना। डॉक्टर संदेश लाल समझ आया आपको कि हाँ, कि आईवी फॉर्म में इंट्रावेनस फॉर्म में बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप इंजेक्ट कर रहे हो, या जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वाला, कि उसमें आपको जेनेटिक मसले होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, तो आप बाहर से दे दोगे सर्वाइवल चांस बढ़ाने के लिए पेशेंट का। या ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है एंटीटॉक्सिन वाला, कि आप क्या करते हो, जस्ट बात तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना सेम, कि आप क्या कर रहे हो, घोड़े की बॉडी से क्या निकाल रहे हो, आप एंटीबॉडीज निकाल रहे हो, वही एंटीबॉडीज जाके आप ह्यूमन को लगा देते हो, उसको हमने एंटीटॉक्सिन नाम दे दिया, तो इसको ही हम लोग IVIG बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेशली जो रेबीज का ट्रीटमेंट है वहां पर भी हम लोग IVIG दे रहे होते हैं। आई होप सो कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। डॉक्टर संदेश लाल अनम्यूट करके बता दें मुझे कि आपको ये टॉपिक ओवरऑल समझ आ गया। जी सर, समझ आ गया पूरा। ठीक है, कोई चीज अगर आप इसमें से पूछना चाहते हो, और IVIG के अलावा अदर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशंस भी होती हैं। ये जो ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ना, देखिए मैं आपको एक छोटा सा दिल कर रहा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ संदेश लाल। सबसे पहले जो इंसुलिन बनाया गया था ना, जैसे मेरे अब्बा को डायबिटीज है, ठीक है, वो इंसुलिन लगाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अब्बा के लिए सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इंसुलिन बनाया था, पता है कैसे बनाया था, वो भैंसों की पेनक्रियाज लेते थे, ठीक है, वो जाता था आपके बुचर हाउस में, वहां से भैंसों का या आपके जो आपके बकरे होते हैं उनकी पेनक्रियाज लेते थे, उससे प्रोसीजर है। तो इन्होंने क्या किया, वक्त के साथ साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि इन्होंने देखा कि जो इंसुलिन की जीन है वो क्यों ना हम बैक्टीरिया में डालें प्लाज्मिड की फॉर्म में। जब इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया, वो जो जीन थी वो बैक्टीरिया के अंदर डाली, तो वहां से क्या हुआ, आपको इंसुलिन बन के मिलना शुरू हो गया, और वो इंसुलिन हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इंसुलिन मिल जाता है।
और ये है बायोटेक्नोलॉजी। ये जो IVIG है या ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये इसी तरह का एक एग्जांपल है कि आप बाहर से एंटीबॉडीज जनरेट करते हो, बाहर किसी बायोटेक्नोलॉजी से, किसी जरिए से। या क्या करते हैं, चूहे को आप एक पैथोजन चूहे की बॉडी में लगा दो, रेट में लगा दो, रेट में जो एंटीबॉडीज बन रही है उसको जनरेट करके ह्यूमन में लगा दो, ह्यूमनाइज्ड, यानी ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको आपने ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए बनाया हो। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। समझ आ गया डॉक्टर साहब? यस सर, यस सर, समझ आ गया। ओके, परफेक्ट। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर वैक्सीनेशन हम बाद में करेंगे। वैक्सीनेशन का बेस मैंने आपके माइंड में बना दिया है। जब मैं पढ़ाऊं वैक्सीनेशन तो काइंडली आप लोग इसको बस मुझे घुमाने दीजिएगा, ठीक है? ओके, अब हम आते हैं ऊपर। ये है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जो हमारे ये हैं, क्या नाम है, डॉक्टर संदेश लाल, आप इसको रीड करें, मैं आपके साथ इसको वो करूंगा, पढ़ें लाइन बाय लाइन। Immunoglobulin isotypes. All isotypes can exist as monomer. Mature naive B cells prior to activation express IgM and IgD on their surfaces. बस देखिए, जो भी सबर, मतलब जहां पर स्टॉप आता है ना, फुल स्टॉप, आप वहां पर रुक जाइएगा भले, ठीक है? आपको ही पढ़ाऊंगा मैं, आप अनम्यूट रखिएगा। देखिए, जो इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स होते हैं, आइसोटाइप बोलते हैं IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ये 5 आपके जो क्लासेस हैं, इसको आइसोटाइप हम लोग बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर साहिबा? जैसे मैंने उस दिन पूछा था किसी बच्चे से कि भाई एंटीजन कितने होते हैं, तो उन्होंने बताया 5। एंटीजन करोड़ों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज के जो टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, वो 5 होती हैं मेजर, ठीक है? उनमें से 2 एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो आपके पेरेंट एंटीबॉडी होते हैं, जो आपके अब्बा अम्मा होते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है? वो होते हैं IgM और IgD। यानी जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनता है वो IgM या IgD बनता है। IgD का जिक्र इसलिए ज्यादा नहीं करते क्योंकि ये ह्यूमन में बहुत कम क्वांटिटी में होता है और इसका इतना कोई खास काम नहीं होता। लो लेवल्स डिटेक्टेबल इन सीरम, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैच्योर नाइव बी सेल्स। हाँ, एक्सप्रेस होता है, लेकिन बहुत कम डिटेक्टेबल लेवल्स होते हैं, कोई खास इनका काम होता नहीं, हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते और हम भी नहीं करेंगे, छोड़ दो, भाड़ में जाए। लेकिन IgM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। फायदा क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट इसके साथ बाइंड करता है, और कॉम्प्लीमेंट का काम अभी मैं समझा के आया हूं कि न्यूट्रोफिल और सुराख बनाना किसी बैक्टीरिया में, ठीक है? एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल की तरह काम करता है। ये बी सेल के सरफेस पे होगा और क्या करेगा, ये पकड़ेगा चोरों को, एंटीजन को पकड़ेगा, चोरों को बोलेगा मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे साथ दोस्ती रखते हैं। फिर इसको क्या करेगा, अंदर लेके जाएगा, बी सेल को प्रेजेंट करवाएगा टू द टी सेल। टी सेल जब सेंस करेगा, वो साइटोकाइन रिलीज करवाएगा और उन साइटोकाइन से आपकी क्लास स्विचिंग होगी। ये मैकेनिज्म हम बार बार पढ़ेंगे और आपको याद रखना है। अब अभी अगर समझ नहीं आया तो खैर है, बस इतना याद कर लें कि जो आपका IgM है वो आपके बी सेल के सरफेस पर होता है। इसका काम होता है चोरों को पकड़ना, चौकीदारी करना, पहरेदार है ये। जी सर। मोनोमर होता है ऑन द बी सेल। पेंटामर जैसे ये 5, ये ऐसे नहीं होता जैसे हम घर में होते हैं, अब्बा के सामने चुप करके बैठे होते हैं, लेकिन शहर में जब दंदनाता फिरता है तो वो फिर वो कहता है कि मैं, मुझसे बड़ा दादा कोई नहीं है। पेंटामर उसकी फॉर्म में होता है विद J चेन व्हेन सीक्रेटेड, कि वो अपना जो हथियार है वो भी लेके घूम रहा होता है, J चेन, और 5 दोस्तों के साथ लेके घूमता है कि मुझसे बड़ा दादा कोई नहीं है। लेकिन जब घर में होता है, उल्लू का पट्टा अम्मा के सामने होता है, अब्बा के सामने होता है, तो चित्तर खा रहा होता है, ठीक है? और मोनोमर ऑन बी सेल, पेंटामर विद J चेन व्हेन सीक्रेटेड। पेंटामर एनेबल्स एविड बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन, कि जब 5 होके ये घूमते हैं तो चोरों को बड़ी इजीली पकड़ते हैं। व्हाइल ह्यूमोरल रिस्पांस इवॉल्व, कि जब आपको ह्यूमोरल रिस्पांस की नीड होती है, जब आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी की नीड होती है, तब ये आपका जो IgM है ये आपके एंटीजन को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ देता है और अल्टीमेटली किसे प्रेजेंट करेगा, आपके बी सेल पे जाके अटैच हो जाएगा। एसोसिएटेड विद कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। बस इसके लिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये हीम का टॉपिक है। इतना याद कर लो कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज है, हाथ हैं, पैर हैं, उनमें कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होती है। और जो आपका सेंट्रल पोर्शन है बॉडी का, आपके जो चेस्ट है या जो आपकी हिप वाला रीजन है, वहां पर आपका जो है वो वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होती है। बस इतना याद कर लो, क्योंकि पेरिफेरीज आपके ठंडे होते हैं तो उसको कोल्ड बोलते हैं हम लोग। मोर देन एनफ है, नहीं भी याद होता छोड़ दें। हेमोलिटिक एनीमिया इज नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज IgM। पहली एंटीबॉडी होती है, पेरेंट एंटीबॉडी होती है, बाकी सारे एंटीबॉडीज IG हो, A हो, G हो, E हो, ये सारे जो काम के एंटीबॉडीज हैं वो IgM से बनते हैं, ये इसके बेटे हैं सारे। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा IgM। जब ये बी सेल के सरफेस पे होता है तो सिंगल मोनोमर फॉर्म में होता है। जब ये आपके ब्लड में
घूम रहा होता है, दंदनाता फिर रहा होता है, तो 5 बंदे साथ में घूमते हैं, इसीलिए चोरों को ज्यादा एविड बाइंडिंग कर सकते हैं एंटीजन के साथ, चोरों को बड़ा अच्छा पकड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, Yes, sir. समझ आ गया? ओके, जी जी सर, समझ आ आगे गया। आगे क्या लिखा हुआ है? दे में डिफरेंशिएट इन द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फ नोड बाय आइसोटाइप स्विचिंग, जीन रीअरेंजमेंट इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइंस एंड CD40 लिगैंड। कि जो आपकी क्लास स्विचिंग होती है, यानी जो आपका IgM की कन्वर्जन टू IgA-GE, इसको ए याद करते हैं हम लोग, AGE, M टू AGE, वो आपकी होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन ऑफ CD40 और CD40L। वो आप ऊपर जाके या 2 पेज पीछे करके देख लेंगे वो कैसे हो रही थी। यस सर, याद। अल्टीमेटली सीन यही होता है कि आपके ये कहां पर होता है, जगह कौन सी है? जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फ नोड। ये भी हम पहले ही लेक्चर में पढ़ के आए। जी सर। ठीक है, अब क्या होगा कि इनटू द प्लाज्मा सेल, वो जो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर लिम्फ नोड में जो सीक्रेट करता है, और ये चीज मैंने बचपन से आप लोगों को सिखाई हुई है कि भाई जो प्लाज्मा सेल है वो आपके IgA, G और E बनाते हैं। निमोनिक जहां पर भी आ जाए, आपकी आंखें, कान, जो भी आपके हिस्से हैं सबको खोल के रख दो और बड़े ध्यान से देख लो। फॉर B सेल्स, IG mom, IG dead mature to plasma cells is the age। इनके अंग्रेजी वाले निमोनिक होते हैं। निमोनिक का मकसद सिर्फ ये है कि ये सवाल आपका आएगा बस, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके NBME पे या आपके यूवर्ल्ड पे, एम्बोस पे, 3120 पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, और ये आपका फर्स्ट एड बनाया ही पूरा क्वेश्चन से गए वो जो NBME टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं। 1 to 31 होती है, 25 से लेकर 31 तक हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अफिनिटी और एविडिटी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अफिनिटी रिफर्स टू द इंडिविजुअल एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन, व्हाइल एविडिटी डिस्क्राइब्स द क्यूमुलेटिव बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस इन अ मल्टीवैलेंट मॉलिक्यूल। कि एक IgG अगर एक मॉलिक्यूल के साथ, एक पैथोजन के साथ बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं अफिनिटी, और अगर 5 या 10 जो आपके IgM मॉलिक्यूल हैं यानी डेकावैलेंट हैं, तो वो अगर 10 आपके जो बैक्टीरिया है उनके साथ बाइंड करते हैं और उनके साथ बाइंड करने की टोटल जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं हम लोग एविडिटी। दैट्स इट। ठीक है डॉक्टर साहब, जी सर। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी अभी IgA देखा है, कहाँ से आता है? अम्मा के ब्रेस्ट मिल्क से। अम्मा के ब्रेस्ट। ठीक है, और कहाँ से आता है? जहां जहां सिक्रीशंस होती हैं, जैसे हमारे गले में म्यूकस मेम्ब्रेन, एनस तक चले जाओ, माउथ से लेकर एनस तक चले जाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाओ, वजाइना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां पर सिक्रीशंस होती हैं वहां पर आपको IgA मिलेगा। क्या करता है? प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। कहां पर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन? इसी आपके गले में तो पड़ी है म्यूकस मेम्ब्रेन। सलाइवा को थूक को तो म्यूकस बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? ठीक है, डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट, इसका काम कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करना नहीं होता, फिक्स करना IgG या IgM का काम होता है। बात खत्म। कैसे करता है, क्या करता है बाद में, फिलहाल रट्टा मारो। IgG IgM कॉम्प्लीमेंट, IgG IgM GMC। एक कॉलेज भी है ना आपकी GMC, ठीक है, GMC GM कॉम्प्लीमेंट, GM कॉम्प्लीमेंट, बस रट्टा मारो। ठीक है, फिलहाल IgA का काम बैक्टीरिया और वायरसेस है उनको अटैच नहीं रहने देता। मोनोमर होता है सर्कुलेशन में, डायमर होता है विद J चेन व्हेन सीक्रेटेड। कि भाई मोनोमर होता है जब ये आपके जब ये क्या नाम है, जब ये सर्कुलेशन में ब्लड में है, जब सिक्रीशंस में है, जैसे थूक में ब्ला ब्ला जो भी आपकी सिक्रीशंस है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, फीकल मटेरियल में, जहां पर भी आपका ये है वहां पर स्प्यूटम में ये आपका डायमर फॉर्म होता है। क्रॉसेस एपिथेलियल सेल्स बाय ट्रांसाइटोसिस प्रोड्यूस्ड इन GI ट्रैक्ट बाय पायर पिचेस, जो आपके आइलेल रीजन में होते हैं, जहां पर आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स बहुत ज्यादा होते हैं, या लिम्फोइड जो पैचेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बी सेल वगैरह या प्लाज्मा सेल। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट गट के इन्फेक्शन जैसे जियार्डिया। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मर जाओ भले लेकिन अपना नाम भूल जाओ, लेकिन जियार्डिया और IgA का रिलेशन मत भूलना। जब तक आपके पास IgA है जियार्डिया से बचे रहते हो, IgA चला गया जियार्डिया आपकी लगा के रख देगा। दैट्स इट। दो बार A आ रही है ना जियार्डिया में, रट्टा मारो। जियार्डिया एक क्या है? जियार्डिया एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, फॉर सपोज, ठीक है, जिससे आपको बचाने में IgA का बहुत बड़ा रोल होता है। बस इतना याद कर लो फिलहाल। अगर IgA नहीं होगा आपको बार बार जियार्डिया की डायरिया होती रहेगी। गट का इन्फेक्शन, मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी ओवरऑल, जाहिर सी बात है
टीयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में, ब्रेस्ट मिल्क में हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, 24 घंटे प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए मोस्टली जो प्रोड्यूस होता है वो यही होता है, बट सीरम में बहुत कम होता है क्योंकि सिक्रीशंस में ज्यादा होता है। तो सीरम में ज्यादा कौन सा होता है? आईजीजी। सिक्रीशंस में ज्यादा कौन सा होता है? आईजीए। सीरम यानी ब्लड, ठीक है, रिलीज्ड इनटू द सिक्रीशंस जैसे टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, ब्रेस्ट मिल्क पिक्स अप सेक्रेटरी कंपोनेंट फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स व्हिच प्रोटेक्ट्स एफसी पोर्शन फ्रॉम ल्यूमिनल प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, ये आपका फर्स्ट आईजीए है ना, इसका जो ये जो डंडी वाला पोर्शन है, अदरवाइज इसको प्रोटीएज क्या करते हैं? खा लेते हैं। अब क्या होता है, ये अपनी एक टोपी वहीं से लेके निकलते हैं, कैप लेके निकलते हैं एपिथेलियल सेल्स में से, जब ये निकल रहे हो बाहर, इनको जो कैप मिलता है वो एपिथेलियल सेल से मिलता है। रिलीज्ड इनटू द सेक्रेशंस, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस एंड ब्रेस्ट मिल्क पिक्स अप सेक्रेटरी कंपोनेंट फ्रॉम epithelial cells which protects FC portion of from the luminal proteases। कि इसको जो आपके डाकू हैं, कच्चे के डाकू हैं, उनसे बचाने के लिए घर से इसको एक शील्ड लेके निकलनी पड़ती है, और उसके घर का नाम है एपिथेलियल सेल। सिक्रेटरी कंपोनेंट मिलता है इसको प्रोटेक्शन के लिए, एक ढाल मिलती है, एक हथियार मिलता है। डॉक्टर साहब समझ आ रहे हैं? जी सर। ओके, लास्ट चीज मैं अब आपको बताना चाहूंगा, आईजीजी। अगर हमने बोला कि सिक्रीशंस में आईजीए है, ठीक है, तो आपके जो ब्लड है, जो आपका सीरम है, उसमें जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन द सीरम है, उसको बोलते हैं हम लोग आईजीजी। जी सर। ठीक है, मेन एंटीबॉडी इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ये घर का वो छोटा भाई है, बड़ा तो ये आईजीएम है, ठीक है, ये अब्बा फर्स्ट आईजीएम है, लेकिन ये घर का वो भाई है जिसको घर के सारे काम करने आते हैं। इवन अब्बा को इतने काम नहीं करने आते जितना टैलेंटेड ये बच्चा है हमारा। ये हमारे घर का ताज है, ठीक है, इसको सारे काम इसको आते हैं कि मिस्त्री को कैसे लेके आना है, घर की स्त्री कैसे बनवानी है। अब्बा को सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, बस इसको पैसे देता है, जाओ बेटा तुम काम करो। तो प्राइमरी जो कमाई है वो अब्बा करते हैं, आईजीएम करता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है, मेन एंटीबॉडी होती है जो किसी भी एंटीजन की डेथ करवाती है, किसी भी पैथोजन की न्यूट्रलाइजेशन करवाती है। फिक्सिस कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइजेस बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइजेस बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरसेस। तारीफें देखें कितनी कर रहे हैं बच्चे की। फिक्सिस कॉम्प्लीमेंट एक काम, ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया, मेकिंग बैक्टीरिया रेडी टू ईट। इसका सिंपल मीनिंग ये होगी, मेकिंग बैक्टीरिया रेडी टू ईट। अगर ऑप्शनाइजेशन आपको याद नहीं है तो आप लोगों का कसूर है, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था कि ऑप्शनाइज करना क्या होता है। जैसे अम्मा क्या करती है, खिचड़ी पे केचप लगा के देती है आपको कि बेटा खा जाओ, इसी तरह हम क्या करते हैं, पैथोजन के ऊपर आईजीजी लगाते हैं ताकि मैक्रोफेज उसको इजीली इंगल्फ कर सके। ठीक है डॉक्टर संदेश लाल, समझ आ गया ऑप्शनाइजेशन का काम? जी सर। न्यूट्रलाइजेस बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरसेस। ओनली आइसोटाइप दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा provides infants with passive immunity that starts to wane after birth। वाहिद घर का बच्चा ये है जो है तो छोटा साइज में, लेकिन इसको घर के पंखे तक बनाने आते हैं, इसको घर के बच्चों तक फीड करवाना आता है। ये आपका क्या करता है, वाहिद एंटीबॉडी है, क्योंकि इसकी स्मॉलर वो है, छोटी सी इसकी साइज है, तो ये प्लेसेंटा से बड़ी आराम से क्रॉस करके जो फीटस होता है उसको ऑलमोस्ट 6 महीने तक, ये यानी फीटस जब बाहर आता है आपके एनवायरनमेंट में, मतलब सिजेरियन से या वजाइनल सेक्शन से बाहर आता है जब, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन से या वजाइनल डिलीवरी से बाहर आता है, तो बच्चा जब बेबी ग्रो कर रहा है 6 महीने तक आईजीजी उसको सपोर्ट देते हैं। उसके बाद अगर बेबी अपना इम्यून सिस्टम बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा तो इम्यून डेफिशिएंट रह जाता है। तो पहले 6 महीने तक वेन आफ्टर का मकसद है खत्म हो जाती है, बर्थ के बाद आहिस्ता 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 खत्म होती जाती है, क्योंकि फिर आप अपनी जो एंटीबॉडी है जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है जी सर। ओके। अच्छा, अम्मा के पेट में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर आपको एंटीजन एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा। जब आप बाहर आते हो ना तब आपको एंटीजन से मुलाकात होती है, वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, ये रहे बी सेल, इससे बना हुआ एंटीबॉडीज। ठीक है, आईजीजी ग्रीट्स द ग्रोइंग फीटस। आईजीजी ग्रीट्स वंस अगेन, जहां पर भी निमोनिक आ जाए, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, associated with warm autoimmune hemolytic anemia, warm weather is good। अगर निमोनिक है फिलहाल रटा मारो, जब वक्त आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा warm autoimmune hemolytic anemia क्या होती है। इतनी तो अकल तुम लोगों को काम करनी चाहिए कि ऑटोइम्यून है तो मतलब अपनी बॉडी के सेल्स कुछ ना कुछ गुबाटा कर रहे होंगे, और हिमोलिटिक है तो मतलब आरबीसी टूट रहा होगा, अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। केस तो तुम लोगों से अभी भी इंटरप्रेट हो जाना चाहिए कि आईजीजी से एसोसिएटेड है। फिलहाल इतना याद रखो कि एक्सियल स्केलेटन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोल्ड होगी तो पेरिफेरीज में, क्योंकि आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं सर्दियों में,
या जब आप पसीने वाला काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो वगैरह। इस तरह से हमने IgG को भी कवर कर लिया, IgA को भी कवर कर लिया, M को भी कवर कर लिया, D को भी। D की खासियत ये थी कि बिल्कुल भी काम का नहीं है। IgM की खासियत ये थी कि पेरेंट एंटीबॉडी है, एंटीजन, ये एज एंटीजन रिसेप्टर होता है बी सेल के ऊपर, बाकी सारे एंटीबॉडी इससे जनरेट होते हैं। IgA का फीचर ये था कि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन। IgG का काम क्या था, मेजर इन्वॉल्वमेंट इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन, या फिर बेबी वाले सीन में। तो एक एक चीज याद करो बस, ठीक है। बहुत सारी चीजें है ना, मेजर चीज फिलहाल पिक करो, आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ते जाओगे तब सब याद हो जाएगा इंशाल्लाह। IgA के लिए गियार्डिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर IgA की एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, आपको बार बार गियार्डिया तंग करता रहेगा। ठीक है जी डॉक्टर सर। साहब? जी सर। ओके, क्योंकि जियाडिया एक प्रोटोजोन है। अमीर हमजा साहब, फॉर सपोज डॉक्टर अमीर हमजा, डॉक्टर संदेश लाल, डॉक्टर सिजलानी और मैं जो है वो हम लोग चलते हैं कैंपिंग पे, ठीक है, 5 लोग, हम पांचों को हो जाती है डायरिया। हम वापस आए, हम लोगों ने एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू किया, आप 4 ठीक हो गए, मैं अकेला ठीक नहीं हो पा रहा। रीजन क्या होगा डॉक्टर साहब? IgA deficiency। IgA डिफिशिएंसी, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव IgA डिफिशिएंसी, कि जो डॉक्टर कुमार हैं इनकी बॉडी में जो IgA है वो बन नहीं रही प्रॉपर। बाकी सबका जो इन्फेक्शन था वो ट्रीट हो भी गया, लेकिन इनका नहीं ट्रीट हो रहा। ठीक है, तो ये एक रीजन है। ये जियाडिया भले सबको लगी थी, लेकिन ट्रीट आप चारों की होगी, मेरी नहीं हो पा रही। तो ये एक, इसको फिलहाल मैं सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, फिर इसको मैं आगे जाके इसको खोलूंगा। ठीक है, ओके। लास्ट रह गया IgE। IgE वैसे तो मैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना याद रख लो कि IgE जो होता है वो मास्ट सेल के ऊपर जाके बाइंड करता है। ठीक है, अमीर हमजा साहब समझ आ गया? ये IgE क्या करता है, मास्ट सेल के ऊपर बाइंड करता है। सही कह रहा हूँ? Yes। लेकिन IgE को एक बहुत बड़ी चुल होती है, वो क्या करता है, अपने दोस्त, वो कहता है कि मैं अकेला क्यों रहूं, मेरे साथ एक और IgE भी हो ना, हम दो आपस में बैठेंगे। सही है डॉक्टर संदेश लाल, सुन रहे हैं आप? जी जी सर। IgE जो होता है वो आप वो कहता है कि भाई ये एक बार रिपीट कर देना। हाँ, मैं ये बता रहा था कि IgE होता है वो रिलीज तो आपके प्लाज्मा सेल से होता है, लेकिन मास्ट सेल के ऊपर जाके बैठता है। सही है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा दोस्त है, वो दोस्त नहीं होते कहते हैं यार मैं बाइक पे अकेला क्यों जाऊं, मुझे आटा और चक्की से लेके आना है, चलो साथ में चलते हैं। ये वो वाले काम है इसके। वो कहता है कि एक IgE मैं हूँ, खुद हूँ, दूसरी IgE भी मेरे साथ बैठी हुई मास्ट सेल पे। ठीक है, जी सर। जब एंटीजन आएगा, एंटीजन कौन सा, जैसे पोलन हो गया, आप पार्क में घूमने गए, डस्ट पार्टिकल हो गया, ये क्या करेंगे, ये आके आपके एक IgE पे बाइंड करता है तो दूसरा दूसरी IgE के साथ भी बाइंड करता है। दोनों देखते हैं कि यार ये तो मसले वाली चीज आई है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, दोनों एक दूसरे को बताते हैं यार मेरे पास तो ये आया है, वो कहते हैं हाँ यार मेरे पास भी ये है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। और जैसे ही ये क्रॉस लिंकिंग होती है बिकॉज ऑफ एनी एलर्जन, कोई डस्ट पार्टिकल, कोई पोलन, कोई बैक्टीरिया, कोई व्हाटएवर, जो भी ब्ला 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 ब्ला, कोई भी एंटीजन होगा बाहर का, अगर वो दो IgEs पर बैठता है और वो दोनों IgEs आपस में सलाह मशवरा करती हैं कि हाँ यार ये तो पैथोजेनिक चीज है, क्यों ना हम मास्ट सेल को जगाएं और वहां से हिस्टामिन रिलीज करवाएं। यस सर। वन सेकेंड रिपीट करता हूँ, डॉक्टर सितलानी आप मुझे सुन रही हैं? Yes, sir. डॉक्टर Yes, sir. ओके, डॉक्टर सितलानी ये क्या चीज है जिसपे मेरा कर्सर है, ये क्या है? IgE एंटीबॉडी। Sir, ये IgE. हाँ, ये IgE एंटीबॉडी अपने एक दोस्त IgE एंटीबॉडी के साथ बैठी हुई है। दो IgE एंटीबॉडीज है ना ये दोनों। Yes, sir. ठीक है, और किसके ऊपर बैठे हुए हैं, मास्ट सेल के ऊपर। Yes, sir. मास्ट सेल के ऊपर जब बैठे हैं, कोई भी बाहर से, कोई भी, आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम खाई, या वो जो पाउडर, कुछ लोगों को पाउडर से बहुत एलर्जी होती है, जो पाउडर, फेस पाउडर लगाते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो फेस पाउडर के पार्टिकल उन्होंने इनहेल किए, वो उनकी ब्लड में गए, और वो जाके क्या हुआ, वो आपके यहाँ पर बाइंड हुए दोनों पार्टिकल। सही है डॉक्टर साहब? Yes, sir. एक यहाँ पर बाइंड हुआ, एक यहाँ पर। फिर इन्होंने क्या किया, आपस में सलाह मशवरा किया कि यार मेरे पास तो ये चीज आई है, वो कहते हैं हाँ यार मेरे पास भी ये चीज आई है, लेकिन ये तो हमारे काम की चीज नहीं है, वो कहते हैं ये तो एलर्जिन है। तो वो क्या करते हैं, मास्ट सेल को जगाते हैं, जानी उठो और हिस्टामिन रिलीज करवाओ। हिस्टामिन फिर क्या भी करता है उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल इतना समझ में आ गया क्रॉस लिंकिंग क्या होती है? Yes, sir.
ठीक है, ये दो आईजीईज के ऊपर जब कोई एक काइंड ऑफ पोलिन या कोई पैथोजन या कोई एलर्जन आके बाइंड करे और उनको आपस में सलाम दुआ करवाए, क्रॉस लिंकिंग करवाए और उसकी वजह से आपका मास्ट सेल जग जाए। ये ऐसे ही है कि घर में अगर चोर घुसा, आप दो बहनें बैठी हुई हैं, डॉक्टर शीतलानी और डॉक्टर शीतलानी की सिस्टर जो है रात को बैठ के पढ़ रही हैं, वो दोनों देखती हैं कि बाहर से कोई चोर अंदर आता हुआ दिख रहा है, तो वो कहती है अब्बा को उठाएंगे, अब्बा को उठाएंगे, भाई को उठाएंगे। वो कहती है हाँ उठाओ, भाई को उठाती है, भाई क्या करते हैं गन निकालते हैं और वो फायर करना शुरू कर देते हैं। फायर से क्या निकलता है, गोली, गोली को बोलते हैं हिस्टामिन। ठीक है, ये जो आप दोनों ने सलाह मशवरा किया ना आपस में कि भाई को उठाया जाए, अब्बा को उठाया जाए, ये क्या क्या किया जाए, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एलर्जन मीडिएटिंग इमीडिएट। जैसे आपने अब्बा को जल्दी में उठाया, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये थी कि आपने सेंस किया एक चीज को, यानी इम्यून एक नॉर्मल आपके अंदर जो सेंस दी हुई थी ऊपर वाले ने। हाइपर सेंस ये कि अब आप क्योंकि इमरजेंसी डिटेक्ट कर रहे हो तो हाइपर सेंस कर रहे हो उस चीज को कि भाई अब तो प्रॉब्लम आ गई है। थ्रू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, यानी गोलियां अब गन से निकलेंगी, हिस्टामिन कंट्रीब्यूट्स टू इम्यूनिटी टू पैरासाइट्स यानी चोर डाकू बाय एक्टिवेटिंग इओसिनोफिल्स, के इओसिनोफिल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। एक तो इन्होंने अब्बा को उठाया जो मास्ट सेल था, दूसरा इन्होंने उठाया अम्मा को जो बेजोफिल था, तीसरा इन्होंने भाई को उठाया जो इओसिनोफिल था। तीनों उठ के तीनों ने क्या किया, अपनी अपनी चीजें रिलीज की। जैसे आपका जो मास्ट सेल है उससे हिस्टामिन रिलीज हुआ, बेजोफिल से एक चीज रिलीज होती है, इसको बोलते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन। Yes, sir. इसी तरह इओसिनोफिल से आपकी एक चीज रिलीज होती है, नहीं इओसिनोफिल से तो शायद रिलीज होता है मेजर बेसिक प्रोटीन, बेजोफिल से भी कुछ रिलीज होता है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो कहने का सिंपली मकसद ये हुआ कि आईजीई की जो क्रॉस लिंकिंग है वो ये सब काम करवाती है, बाइंड्स मास्ट सेल्स एंड बेजोफिल्स, क्रॉस लिंक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एलर्जन, मीडिएटिंग टाइप 1 hypersensitivity through release of inflammatory mediators such as histamine, contributes to immunity to parasites by activating eosinophils। वहां पर भी आपके आईजीई का काम होता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, Yes, sir. समझ आ गया आप सबको? मुझे Yes, sir. मैसेजेस में रिस्पॉन्ड करें कि आपको समझ आ गया है, लाइक आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। दो कि ये बहुत ज्यादा है, लंबा लिखा हुआ है, सब चीजें तो मैं भी कवर नहीं करवा सकता क्योंकि एक वर्ड में पूरा टॉपिक है। वहां ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया खोलना शुरू करूंगा, दिन यहाँ गुजर जाएगा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सुरगानी, थैंक यू। कोई और भी आप में से बताएं मुझे जिनको समझ में आया। टोटल 13 आप स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर अमीर हमजा साहब शुक्रिया, डॉक्टर सनी कुमार थे, माही खान वेल वेल गुड। हाँ, कम से कम यहाँ पर तो यस कर लें, क्योंकि आप वहां पर नहीं, अलग से अगर आप सवाल नहीं भी पूछ रहे हो तो यहाँ पर यस करें। सनी कुमार थे, कोई और डॉक्टर्स थे तो मेरे पास आपके नाम नहीं आते, तो मैंने मैसेजेस खोले हुए हैं, मुझे कोई और फोन अरेंज करनी पड़ेगी। कौन कौन से हैं डॉक्टर्स यहाँ पर? नेहा लोहाना गुड, डॉक्टर पारस नवाज हैं, डॉक्टर विशाल हैं, डॉक्टर हरमैन हैं। बताइएगा जिन जिनको जो जो समझ आ रहा है। ओके गुड, अगर आपको आ रहा है। लंबी सांस लें, अब लंबी सांस लें। एक मैं आपको कुछ जो अगला टॉपिक है उस पर हमें फिर से थोड़ा सर खपाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, मजा आएगा। ये सवाल वैसे हमारे कोर्स का नहीं है, बट अगर आप लोगों से अटेम्प्ट हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। करें, अपने हिसाब से अटेम्प्ट करें और रिलैक्स होके करें। 2 मिनट आपका ब्रेक भी है और एक आपका मूड भी चेंज हो जाए, क्योंकि मैंने एक लंबा टॉपिक कवर किया है, फिर अगला जो टॉपिक है वो भी थोड़ा ओवरवेलमिंग है। गुड डॉक्टर अफनानी गुड, रिप्लाई करते रहिएगा बस। हाँ परफेक्ट। लीजिए। परफेक्ट परफेक्ट डॉक्टर पारस नवाज साहब गुड।
आई एम हैप्पी कि आपने इसको सही अटेम्प्ट किया। बिल्कुल डॉक्टर अमीर हमजा साहब ने सही अटेम्प्ट किया, अमृता ने भी बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया। परफेक्ट, गुड। डॉक्टर नेहा आप अनम्यूट करेंगी? आई वुड लव कि आप अनम्यूट करें और आप हमें ये क्वेश्चन हमारे साथ अटेम्प्ट करें अटेम्प्ट, रीड करें इस क्वेश्चन को और समझाएं कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया। ये जो भी आपको समझ आता है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। गो ऑन डॉक्टर लोहाना, कैन यू हियर मी? ओके, अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं, आप मैसेज में बता दीजिए कि सर नहीं मैं नहीं आना चाहती। ओके, कोई मसला नहीं। पढ़ें डॉक्टर अमीर हमजा साहब, पढ़ें इसको, रीड करें, देखें आपने कैसे अटेम्प्ट किया, करें। A 44-year-old woman who underwent a cholecystectomy 2 hours ago is being evaluated due to double vision and difficulty speaking and breathing. The surgery was performed under general anesthesia and was uneventful. On physical examination, there is bilateral ptosis, which is worse on the right, and labored breathing. An ice pack is applied to her right eyelid, and the ptosis improves after several minutes. She reports having had a few episodes of double vision during the last 2 months, usually at the end of a long day. These didn't last very long, however, and she never sought medical attention. Which of the following is the most likely cause of this patient's symptom? परफेक्ट। अब जो मिस्थेनिया ग्रेविस है ना, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, ये आपका समझ लें कि जो मसल होता है ना, कोई भी आपका मसल, उसमें एक होता है प्रीसिनेप्टिक, ठीक है, एक होता है प्रीसिनेप्टिक, दूसरा अगली तरफ होता है जो उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। ये फॉर सपोज आपका पोस्ट सिनेप्टिक है, जो आपका थोड़ा पोस्ट सिनेप्टिक अजीब बन गया, लेकिन ठीक है, उसका काम चला है। जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक है, वहां पर आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन एक चीज होती है, एक हार्मोन होता है, जो यहाँ से रिलीज होता है प्रीसिनेप्टिक से, ये जाके पोस्ट सिनेप्टिक पर जाके बाइंड करता है, फिर ये सोडियम की एंट्री करवाता है और सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मल मैकेनिज्म यही था। कोई भी जो हार्मोन होता है वो किसी ना किसी रिसेप्टर पर बाइंड करता है। ये नॉर्मल था, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। अगर फॉर सपोज ये जो आपका यहाँ पर जो रिसेप्टर है, जो एसिटाइल कोलिन है का रिसेप्टर है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दें, जो ऑटो इम्यून फालतू वाले जो बदतमीज टी सेल और बी सेल थे, उनसे वो बने, स्पेशली टी सेल। बदतमीज टी सेल से जो एंटीबॉडीज इसकी वजह से बनेगी, बल्कि तो बी सेल्स हैं जनरली, बट टी सेल के कहने पे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एसिटाइल कोलिन यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा और आपको मसल फटीग हो जाएगा, आपका मसल सही से काम नहीं करेगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें आपके एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीबॉडीज टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। डॉक्टर पारस नवाज साहब देख लें, यहाँ पर वेमेन है, ठीक है। बाकी के जो मसले हैं वो आप जब पढ़ेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस, मैंने आपको पैथोजेनेसिस समझा दी इसकी, बाकी आप लोग खुद पढ़ेंगे क्यों सिम्टम्स, बाकी ये चीजें आ रही हैं, सारे मसल्स के मसले होते हैं जनरली ओवरऑल। और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया इसको सही अटेम्प्ट किया, आई एम हैप्पी फॉर देम, ठीक है। ओके डॉक्टर संदेश लाल, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके डॉक्टर साहब, हमने पढ़ा था ये मैक्रोफेज होता है और इस मैक्रोफेज के ऊपर एमएचसी होती है, सही कह रहा हूँ? इस एमएचसी ने नाम दिया था MHC2, और हमने कहा था कोई भी जो बैक्टीरियल पार्टिकल होता है वो अंदर आता है, यहाँ पर पहले डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यही कहा था हमने। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था मैं, कि जो भी बैक्टीरियल पार्टिकल होता है वो पेप्टाइड होना लाजमी है। अगर पेप्टाइड नहीं होगा तो वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है सर। क्या बताया डॉक्टर साहब मैंने, रिपीट करिएगा थोड़ा सा। हाँ, अगर जो बैक्टीरिया के पास पेप्टाइड नहीं है तो वो एमएचसी के पास शो नहीं होगा। हाँ, वो एमएचसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा बैक्टीरिया जिसका जो पार्टिकल होगा वो लाइपोपॉलीसैकेराइड होगा, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होगा, वो MHC2 पर प्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा। आप बोलेंगे सर क्या मसला हुआ, ना भी प्रेजेंट हो भाड़ में जाए। सर मसला ये होता है, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो टी सेल्स उसको सेंसिटाइज नहीं कर पाएगा, बी सेल्स को जगा नहीं पाएगा, प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। अगर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो एडेप्टिव इम्यूनिटी आपकी मतलब प्रॉपरली नहीं चल पाई, रोबस्ट रिस्पांस आपको अगेंस्ट द पैथोजन नहीं मिल पाया। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? मतलब कि वो वाला जो बैक्टीरिया होगा वो दंदनाता फिरेगा आपकी ब्लड में, और ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास पेप्टाइड का कंपोनेंट नहीं है, उसके लिए उसको मारना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यस सर।
ठीक है, Yes, sir. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए कि उसको हम कैसे किल करें। इसीलिए जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो एंटीजन लेकिंग अ पेप्टाइड कंपोनेंट, जैसे लाइपोपॉलीसैकेराइड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय एमएचसी टू द टी सेल्स, इसीलिए वो वीकली इम्यूनोजेनिक। वैक्सीन ऑफन रिक्वायर बूस्टर्स, के बार बार हमें वैक्सीन लगानी पड़ती है क्योंकि उनमें पेप्टाइड कंपोनेंट होता नहीं है। जी सर। मैंने क्या सिखाया आपको कि जब हम वैक्सीन बनाते हैं, डेगची के नीचे हमने गैस चलाया था, उसमें बैक्टीरिया डाला था, उसका पार्टिकल उठाया। अब अगर वो पार्टिकल ही लाइपोपॉलीसैकेराइड हो तो जो वैक्सीन होगी वो वीकर होगी, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हो पाएगी MHC2 पे। जी सर। इसीलिए जो आपके PPSV 23 वैक्सीन है वो वीकर इम्यून जनरेट करती है। आप कहोगे ये सर ये तो नुकसान हो गया, यस सर। वीकली इम्यूनोजेनिक होगी। डॉक्टर अमीर हमजा साहब, ये तो फिर गलत बात है ना कि अगर एक हमने सर भी खपाया, मत्था भी खपाया, लेकिन अगर वो वीकली इम्यूनोजेनिक है तो ये तो मजे की ना हुई ना डॉक्टर साहब, अमीर हमजा साहब। Yes, sir. लेकिन अमीर हमजा साहब ये इसलिए फायदेमंद होती है क्योंकि जो आपकी बूढ़ी अम्माएं होती है ना 60-70 साल की, उनके पास ऑलरेडी इम्यून बहुत कम होता है। उनको भले ही आप पेप्टाइड वाली दे दो ना, वो अपना उतना इम्यून जनरेट वैसे भी नहीं करवा पाती, तो आप रिसोर्सेज जाया करोगे फालतू में, बेहतर है आप उनको ये वाली दे दो। समझ आ गई बात कि नेचर ने अगर फीसीज बनाया है ना, आपके लिए जो फीकल मटेरियल है वो फालतू है, लेकिन वही आपका एज अ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है जमीनों में। ठीक है, तो अगर एक चीज का नुकसान है तो फायदा ये है कि आप बूढ़े अम्माओं को लगा सकते हो, या एस पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेस्ड है ऑलरेडी, प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलाइटिस वाले, ट्रांसप्लांट वाले, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले, जिनका इम्यून ऑलरेडी वीकर है, तो उनको क्यों आपने खामखा में तंग करना है। आप क्या करो, उनको ये वाला जो लाइपोपॉलीसैकेराइड वाला है या ये जो PPSV 23 है वो दे दो, सिंपल। अच्छा, आप बोलोगे अगला सवाल डॉक्टर संदेश लाल आपका क्या होना चाहिए कि सर आपने बोला कि पेप्टाइड कंपोनेंट नहीं होगा तो MHC2 पर प्रेजेंट नहीं होगा, यही ना। जी सर। तो अगला जो वीकली इम्यूनोजेनिक है वो भी कैसे, वीक इम्यून कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अगला सवाल ये होना चाहिए ना कि सर स्ट्रॉन्ग तो ठीक है नहीं हो रहा, मानते हैं। वीकली इम्यून ऐसे होता है कि जो बी सेल्स है वो बताते खुद भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उनके पास IgM जो है एज रिसेप्टर होता है, वो इस जो वीकर पार्टिकल है लाइपोपॉलीसैकेराइड है उसको उठाता है, इसको अंदर ले और इसको आगे फिर एंटीबॉडीज जनरेट करता है जो जस्ट IgM होंगी। ये जस्ट वो वीकर एंटीबॉडीज होंगी जो बहुत ज्यादा उसको बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगी। मतलब सर वो शो नहीं करेगा अपने MHC2 पे, लेकिन खुद प्लाज्मा सेल में करवा देगा। हाँ, वो शो नहीं करेगा MHC2 पे। अगर शो करता तो मैं आपको इस तरफ लेके नहीं जाता, मैं एरो के इस तरफ आ जाता, क्योंकि टी सेल को सेंसिटाइज करवाता वो। जी सर। यानी कि बी सेल जो है बताते खुद भी अपनी एक अथॉरिटी रखता है कि भाई अगर उसने एक पैथोजन देख लिया, क्योंकि ये एंटीजन इनगल्फ करने की ताकत रखता है, एंटीजन को सेंस करने की ताकत रखता है, तो खुद ही ये अपने हिसाब से एंटीबॉडीज जनरेट करेगा जो कि वीकर इम्यून होंगी। अब हम क्या करेंगे, हर 5 साल पे, हर 3 महीने पे, हर 5 महीने पे एक बूस्टर डोज लगा देंगे इसी पार्टिकल का, बार बार जो बी सेल है वो एक्टिवेट होता रहेगा, बार बार एंटीबॉडीज बनती रहेगी, जिंदगी का काम सर्वाइवल चलता रहेगा। लेकिन अगर पेप्टाइड वाली होती तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती, बड़ा मजा आ जाता हमें कि एक ही बार हमने लगाई, इम्यून हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म वाला जनरेट हो जाता, जो लाइफ टाइम चलता। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदेश लाल सर काइंडली रिपीट द होल कॉन्सेप्ट। करेंगे बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चले डॉक्टर अमीर हमजा साहब, अब आप अनम्यूट करें मेरे साथ, मैं बताता हूँ। Yes, sir. डॉक्टर साहब, हमने पढ़ा था जब भी कोई बैक्टीरिया होगा उसको जो मैक्रोफेज होगा वो अपनी बॉडी में पिक करेगा, सही है, Yes, sir. और प्रेजेंट करेगा ओवर MHC2। Right, sir. लेकिन यहाँ पर एक राज छुपा हुआ था कि वो तभी प्रेजेंट करेगा, शर्त जो हम शर्तें लिखते हैं ना कि जिसे निकाह करते हैं तो उसमें शर्तें लिखते हैं, ठीक है। तो इस जी सर। प्रोसेस में भी शर्त एक लिखी गई कि पेप्टाइड होगा तो ही प्रेजेंट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जो उखाड़ दो मेरा। मैक्रोफेज ने बोला, हमने कहा कि यार Yes, sir. मैक्रोफेज चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम तुम्हें पेप्टाइड दिया करेंगे। तो पेप्टाइड वाला बैक्टीरिया तो आराम से प्रेजेंट हो जाएगा, उसके अगेंस्ट टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, बी सेल एक्टिवेट होंगे, एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। सही कह Yes, रहा हूँ। sir. और वो Yes, sir. एंटीबॉडी ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा रोबस्ट होगी, मजेदार होंगी, पूरी लाइफ टाइम चलती रहेंगी, बड़ा मजा आएगा हमें, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। एक दफा हमने क्या किया, जस्ट पेप्टाइड वाला बैक्टीरिया इसमें बॉडी में डाला। अब ये पेप्टाइड एक वैक्सीन भी हो सकती है या एक प्रॉपरली एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, Right, sir. जैसे BCG की वैक्सीन है फॉर, या टीबी का पार्टिकल हो, दोनों एक ही काम करेंगे आगे, अल्टीमेटली एंटीबॉडीज जो जनरेट होंगी, अल्टीमेटली वही सीन होगा। Yes, sir. लेकिन फॉर सपोज
अगर हमारे पास पेप्टाइड नहीं है, जैसे लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, Yes, हमने sir. उनकी वैक्सीन बनाई भी सही, हमने यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड दिया भी सही। आप मुझे बताओ ये लाइपोपॉलीसेकेराइड मैक्रोफेज अपने MHC2 पर प्रेजेंट करेगा? No, sir. नहीं करेगा भाई, उसने शर्त ली हुई है आपसे, ठीक है। अगर नहीं करेगा, कुछ तो करना है ना जिंदगी में इस करीब का। Yes, sir. अब क्या करना है? अब बी सेल ने बोला जानी कोई मसला नहीं, मैं बैठा हूँ। उसने कहा तुम मेरे पास आ। उसने इस लाइपोपॉलीसेकेराइड वाले पार्टिकल को अपने अंदर लिया और खुद साख्ता उसने एंटीबॉडीज जनरेट करवाई। लेकिन अब जो खुद साख्ता एंटीबॉडीज जनरेट होंगी वो इतनी ज्यादा इम्यूनोपोटेंट नहीं होती। बस Sir. यहाँ से हमें फॉर सपोज 10 लाख हमने कमाने थे, यहाँ पर हम लोग 10,000 में गुजारा करते हैं कि यार ठीक है, कम से कम कुछ ना कुछ रोजी रोटी तो निकले। Right, sir. ठीक है, ये होता है वो मैकेनिज्म जिसमें आपका पेप्टाइड ना हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस। एंटीजन तो ये है, लेकिन ये थाइमस वाला जो टिश्यू है वहां पर ये आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि थाइमस में हमने पढ़ा था, कि MHC2 पर प्रेजेंट होता है नेगेटिव सिलेक्शन में। याद आ रही है कुछ बात कि थाइमस ग्लैंड जो है Yes, sir. वहां पर आपका MHC2 पर आपका प्रेजेंट होता है पेप्टाइड वाला चीज। लेकिन जो लाइपोपॉलीसेकेराइड हुआ वो तो कभी प्रेजेंट हुआ ही नहीं था, वो तो डायरेक्ट बी सेल पर हो रहा है और ये आपकी सर्कुलेशन में होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट या थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन, जो डायरेक्टली बी सेल Right, sir. एनगल्फ करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करवाएंगे। ठीक है, Sir. नो डाउट कि ये वीकली इम्यूनोजेनिक है, लेकिन हमें कभी कभार क्या होता है कि हमें खुद वीक इम्यून चाहिए होता है जनरेट करवाना। जैसे इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स है ना, उनमें हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी बचाना है और इम्यूनिटी के साथ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बच्चा जो है वीक है इम्यूनिटी के, या पेशेंट जो है इम्यूनिटी के हिसाब से वीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैक्सीन लगा देते हैं उसको कि उसके बी सेल जस्ट एक्टिवेट हो जाए, थोड़ी बहुत रोजी रोटी निकले, इस बैक्टीरिया को थोड़ा बहुत अपोज कर ले, बस बहुत है। Right, sir. क्योंकि ये वाला पूरा मैकेनिज्म जनरेट नहीं हो सकता तो हमारे रिसोर्सेज जाया हो जाएंगे, फालतू में हमने पैसे अपने जाया कर लेने ऐसे पेशेंट पे जो बचने भी नहीं वाला। फॉर सपोज, Yes, sir. समझ आ रही है ना बात? Yes, sir. या ऐसा बच्चा जो 2 साल से कम का है, उसकी बॉडी में अपना इम्यून जो प्रॉपरली अभी तक जनरेट नहीं हुआ, वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम्स ऑफ द एजेस में अगर यंग होगा तो मैं उसको पेप्टाइड वाला दे दूंगा वैक्सीन। Right, sir. डॉक्टर साहबा, जो सोनिका दुर्गानी ने बात की थी सुपर एंटीजन वाली, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन सुपर एंटीजन का फिर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस तरह भी याद कर लो भले एग्जांपल के हिसाब से। मैं आपकी स्टेटमेंट को इसलिए नहीं पढ़ रहा, बच्चे यहाँ पर मिक्स कर देंगे चीजों को। आप अपनी जगह सही हो दुर्गानी साहिबा। इस पे आते हैं हम लोग, एंड पे आते हैं, ये मैं देखता हूँ आप वाली स्टेटमेंट। फिलहाल मैं यहाँ पर इसलिए कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कि पेप्टाइड जो है वो एक सुपीरियर, आपकी वर्डिंग में डॉक्टर दुर्गानी में आपसे मुखातिब हूँ, पेप्टाइड जो है वो सुपीरियर अप्रोच रखता है देन आपके लाइपोपॉलीसेकेराइड इन टर्म्स ऑफ इम्यून जनरेशन। कि पेप्टाइड का अपना एक वो है, दबदबा है मुल्क में कि भाई मैं तो मैक्रोफेज के झंडे पे लहराता हूँ, ये इसको चढ़ाता है। लेकिन पार्टिकल कहता है जानी अगर तुम इतना ही तबड़ है तो तुम इम्यूनोसप्रेसिव आगे वहां पर काम करो। जैसे ये यूज हो जाएगा, ये लो वर्किंग, ये स्वीपर है फॉर सपोज, अगर स्वीपर ना हो तो आपके वॉशरूम भी साफ नहीं होंगे। नो डाउट कि स्वीपर की अपनी एक जिंदगी बहुत बुरी चल रही, लेकिन स्वीपर का भी एक अपना काम है। ठीक है, या लो इनकम जो आपके पीपल हैं उनका भी एक अपना काम है, मोची का अपना काम है। ठीक है, तो काम है। नो डाउट कि इम्यून कम जनरेट होगा, ठीक है, उसकी एक अपनी एक नीड है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. इसको भले आप एंटीजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ द टी सेल्स। परफेक्ट, आपने ये बिल्कुल सही बात की। जो अगली सुपर एंटीजन जो है ना, बजाते खुद एक बहुत बड़ी टर्म है, इस पे फिर हम लोग माइक्रो में अटक जाएंगे अगर मैं अभी इस टर्म को अभी यूज करूंगा तो। बट आप सुपीरियर बोल दो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सुपीरियर एंटीजन है देन आपका लाइपोपॉलीसेकेराइड वाला। अमीर हमजा साहब, हम नीचे अब पढ़ेंगे अगर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन जो पेप्टाइड वाले होंगे। ठीक है, एक और चीज अमीर हमजा साहब अब समझे, फॉर सपोज ऐसा बैक्टीरिया जैसे नेगेटिव वाले बैक्टीरिया हैं जिनके पास अपनी बॉडी में पेप्टाइड कम है, तो हम क्या करते हैं, हम जो वैक्सीन बनाते हैं क्या करते हैं, जैसे डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया का जो टॉक्साइड है उसमें हम प्रोटीन टच करते हैं बाहर से, या टेटनस का जो टॉक्साइड है उसमें हम प्रोटीन कॉम्पोनेंट डाल देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया का जो कॉम्पोनेंट है वो प्रेजेंट हो जाए कम से कम MHC के ऊपर। इट इज लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ आ रही है बात कि हम क्या Yes, करें, sir. खुद साथ हम पेप्टाइड डाल दें किसी भी उसमें एंटीजन में जिसमें ऑलरेडी फॉर सपोज पेप्टाइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसलिए हम यहाँ पर वो जनरेट करवा लेते हैं अपना
stronger immune response. Antigens containing a protein component, जैसे diphtheria toxoid, class switching and immunologic memory occur as a result of direct contact of B cells with the T helper cell. अब ये आपको यहाँ पर ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि जो बी सेल है वो तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएम रिलीज करवाना जानता है अपने हिसाब से, ठीक है। अगर इसको आईजीएम में से एज वाले एंटीबॉडीज बनाने हैं, आईजीए, आईजीई, आईजीडीई, तो इसको चाहिए साइटोकाइंस फ्रॉम द टी सेल। जब तक वो साइटोकाइन नहीं मिलेंगे तब तक वैरायटी ऑफ द एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हो पाएंगी। सिंपल एज दैट, कि आपको वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज चाहिए, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, तो आपको क्या चाहिए, क्लास स्विचिंग। और वो आएगी टी सेल से, टी सेल को कौन एक्टिवेट करेगा, MHC2। MHC2 पे कौन सी चीज प्रेजेंट होगी, पेप्टाइड, और वो पेप्टाइड का किस चीज का है, डिप्थीरिया का। फॉर सपोज अगर मुझे नाइजीरिया गोनोरिया ग्राम नेगेटिव तो नहीं होता, याद नहीं आ रहा, चले मैं इसको करता हूँ, ठीक है। फॉर सपोज हमें कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके पास अपना पेप्टाइड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिप्थीरिया का पेप्टाइड लगा देते हैं इसके साथ, ताकि स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। जैसे PPSV23 है ना यहाँ पर, तो PPSV13 जो होता है वो इसमें आता है, इस नीचे वाले में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की अगेंस्ट ही करते हैं, लेकिन वो थाइमस डिपेंडेंट ऐसे होता है कि उसमें हम प्रोटीन कंपोनेंट ऐड करते थे, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। दिखाऊं मैं आपको नीचे, ये देखिए अमीर हमजा साहब, देखिए रिकॉम्बिनेंट में आपका लिखा हुआ है, देखिए PPSV23 और नीचे लिखा हुआ है PCV13, टी सेल डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, देखिए लिखा हुआ है, रीड करें इसको डॉक्टर साहब। ये वही आपके जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है उसका जो टी सेल इंडिपेंडेंट वाला है, ओल्ड एज और चिल्ड्रन में जो देते हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ओल्ड एज और चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो है वो टी सेल इंडिपेंडेंट वाला, वीकली इम्यूनोजेनिक, जो आपका स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजेनिक वाला है वो नीचे पड़ा हुआ है। दोनों ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो पॉलीसेकेराइड वाला कंपोनेंट, इसमें हम प्रोटीन ऐड करते हैं, इधर वो डिप्थीरिया की करें, टेटनस की करें, किसकी भी करें, ब्ला 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 ब्ला, बाहर से कोई भी एक प्रोटीन लगा के हम दे देंगे, उससे क्या होगा कि हम पागल बना रहे हैं अपने मैक्रोफेज को, कि मैक्रोफेज को पता नहीं चलेगा कि इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड वाला कंपोनेंट भी एडेड है, क्योंकि उसको तो सिर्फ यही काम है, उसका तो सिर्फ एक ही काम है कि क्या प्रेजेंट करना है, पेप्टाइड को अपने MHC पे, और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। वाह 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 वाह। PCV13, PCV15, वही चीज जो PPSV में है वो PCV वाले में भी है, लेकिन विथ हाईली इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। राइट सर, ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आ गई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर, परफेक्ट, गुड। Yes, के sir. बाद हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये हमने कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ओके। इंटरल्यूकिन्स मेरा दिल है कि हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला है, इसमें फिर ऐसे ही जैसे कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, वो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल ये जो आधा रटा आधा कॉन्सेप्ट, जो साइटोकाइंस होते हैं, डॉक्टर संदेश लाल अगर सुन रहे हैं आप, तो जो साइटोकाइंस होते हैं वो आपके सेल के बिटवीन केमिकल्स होते हैं, कि सेल को कॉल करने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उसको बोलते हैं सेल फॉर साइटो फॉर सेल, काइन फॉर मोशन मूवमेंट। अक्यूट जो इन्फ्लेमेशन होता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, मुझे ये याद है 16 अल्फा, दैट्स इट, 16 अल्फा, 16 अल्फा, 16 अल्फा, ठीक है। कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, ऑन द स्पॉट इन्फ्लेमेशन करवाना हो, इमीडिएट करवाना हो, तो आपको जो साइटोकाइन रिलीज होते हैं वो आपके रिलीज होते हैं ये वाले 16 अल्फा। अगर बात रिक्रूटमेंट की हो, कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की हो, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इंटरल्यूकिन 8 और इंटरल्यूकिन 12, ठीक है डॉक्टर साहब। जी अब सर। जो आपके साइटोकाइन है वो मल्टीपल जगहों से बन सकते हैं, मैक्रोफेज से। साइटोकाइन सिंपली ये है, ये ऐसे ही जैसे फोन कॉल आज के जमाने में, कि आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हो, स्नैप से भी कर सकते हो, इंस्टा से भी कर सकते हो, अपनी सिम से भी कर सकते हो, लेकिन सिम वाला जो कॉल है वो बहुत ज्यादा पोटेंट है। इसी तरह से जो आपके टी सेल वाले साइटोकाइन है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होते हैं। सेकंड पे फॉर सपोज आप व्हाट्सएप पर रखते हो तो वो मैक्रोफेज है, ठीक है। फिर टी सेल में अपने अपने कॉल लॉग, टी सेल के फिर अपने अपने हैं ओवरऑल। हाँ हाँ जी जी कहिए, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, ओके नहीं कुछ। ठीक है, हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट जो साइटोकाइंस हैं वो आपके मैक्रोफेजेस से भी रिलीज होते हैं, टी सेल से भी रिलीज होते हैं। टी सेल्स वाले मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन मोर देन मैक्रोफेजेस। लेकिन क्योंकि जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मैक्रोफेज वाले। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 12।
तो इट इज नॉट नेसेसरीली अपना टैग्ड कि भाई ये अक्यूट का है, ये उसका अपना क्या नाम है क्रोनिक का है। तो जनरल आप व्यू में समझ लेते हो कि 1,6 अल्फा जो है वो अक्यूट के हैं। रिक्रूटमेंट की बात करोगे, रिक्रूट करने का मकसद क्या होता है, भर्ती करना। कि अब इन्फ्लेमेशन हुआ है तो भाई जो न्यू आपके जो सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, उनको लेके आना कि एक क्रॉनिकली हमने इन्फ्लेमेशन में जाना है। तो ट्रांजिशन फेज में आपका ये काम करता है, ये दोनों। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो हो गया उसमें कॉजेज फीवर, acute inflammation, activates endothelium to express adhesion molecule। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम जनरल पैथो में पढ़ेंगे कि भाई जो आपके इंटरल्यूकिन 1 है उसका काम होता है आपके कि जो आपका फीवर है वो आपका इंटरल्यूकिन 1 करवाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपका इंटरल्यूकिन 1 से एसोसिएटेड करेंगे। एंडोथीलियम पर जो एडिशन मॉलिक्यूल होंगे, जो आपके फेगोसाइट्स हैं, ये जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, उनको बाइंड करवाने के लिए वो भी इंटरल्यूकिन 1 जो है वो जनरेट करता है कि ये आगे मूव कर सके, कि मतलब यहाँ से लेकर इस तरफ निकल जाए बाहर। ये फॉर सपोज ये ब्लड है तो ब्लड से इनको टिश्यू में लेके जाने के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है, causes fever, acute inflammation, activates endothelium to express adhesion molecules, induces chemokine secretion to recruit WBCs, also called osteoclast activating factor। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरल्यूकिन 1 जो है वो आपका ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, कि वो ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। इसीलिए अब डॉक्टर अमीर रमजा साहब, ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 1 के साथ अगर बोन रिजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है तो अब यहाँ डॉक्टर साहब यस सर। आवाज आ रही सर आवाज जी, आपकी थी, सॉरी सर। आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, आ जाएगी, सेट हो जाएगी। इंड्यूसेस कीमोकाइन सिक्रीशन टू रिक्रूट डब्ल्यूबीसी। रिक्रूट करने का मकसद क्या होता है डॉक्टर साहब, सर इंड्यूस करना, भर्ती करना। जमा करना। आर्मी में, हाँ आर्मी में जैसे रिक्रूट होते हैं ना आपके जो क्या नाम है फौजी, ठीक है, तो जमा करना। इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, ये कीमोकाइन सिक्रीशन को बढ़ाता है ताकि ये ऑटोक्राइन वाला सीन है कि खुद इसका काम खुद भी यही है कि दूसरे सेल्स को बुलाना, और ये खुद वो भी करता है, उसको दूसरे सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई आओ आओ आओ, इन्फ्लेमेशन हुआ है। ये ऐसे ही जैसे आपके घर में सांप घुसा तो आपने बोला अम्मा अब्बा भाई, सबको आपने बुला लिया। ये चोर घुसा तो आपने सबको चीखें मारना शुरू कर दी कि ब्रो आ जाओ जल्दी से। आपकी आवाज आपके साइटोकाइन की तरह काम कर रही है उस सेंस में। ठीक है डॉक्टर सितलानी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसी तरह आपका जो इंटरल्यूकिन 6 है वो फीवर करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है प्रोडक्शन का अक्यूट फेज प्रोटीन्स, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के लिए काम आती है। ट्यूमर नेक्रोसिस, अपना फैक्टर अल्फा की बात करोगे तो ये क्या करता है, आपके एक्टिवेट करता है एंडोथेलियम को, जिसकी वजह से उसकी परमिबिलिटी बढ़ती है। परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से वेस्कुलर वेसल से आपका पानी बाहर आता है, वेस्कुलर लीक होती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स अब ये आपका क्वेश्चन आएगा एम्बो से यूवर्ल्ड पे, इवन मोर देन इंपॉर्टेंट जगहों पे। ठीक है, एनबीएमईज वगैरह पे, तो आपको ये याद रख लेना। कॉजेज डब्ल्यूबीसी रिक्रूटमेंट, वही बात। केकेक्सिया बताएंगे आप सितलानी, डॉक्टर सितलानी बताएंगे मुझे केकेक्सिया क्या होता है? सर ये तो कैकेक्सिन प्रोटीन रिलीज होता है ना। हाँ, वेट लॉस को बोलते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ वेट लॉस को बोलते हैं, झड़ने को बोलते हैं, बाल झड़ जाते हैं ना, अगर बॉडी झड़ जाए उसको केकेक्सिया बोलते हैं। ट्यूमर में आपको पता है वैसे भी कि ट्यूमर में क्या होता है कि सेल्स किसी खास फॉर ब्रेस्ट कैंसर है ना, तो ब्रेस्ट में सेल्स बढ़ते जाएंगे, बाकी सारी बॉडी का जो है ना वो जो है वेट लॉस होता जाएगा। तो वो वेट लॉस कौन करवाता है ट्यूमर में? ट्यूमर की मेजर फीचर यही है, मलिग्नेंसी में मेजर फीचर ही आपकी क्या होती है, वेट लॉस। वो कौन करवाता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। मलिग्नेंसी से याद कर लो ट्यूमर वाला, टीएनएफ अल्फा। कल मैंने पढ़ाया था जब ग्रैनुलोमा बनती है तो मैक्रोफेज से टीएनएफ अल्फा रिलीज होता है, वो ग्रैनुलोमा को मेंटेन करता है। 1,6 अल्फा कैन मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस। अगर ये लाइन भूल जाती है ना जानी आपसे, बंद कर दो अभी, फर्स्ट एड बस फाड़ के फेंक दो, वो बेहतर है। ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास ये वाली लाइन। दुआएं करेंगे आप मुझे इंशाल्लाह की। 1,6 अल्फा मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस, 1,6 अल्फा मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस। सेप्सिस जहां भी आएगी, फीवर जहां भी आएगा, 1,6 अल्फा, दैट्स इट। सेप्टिक शॉक में जाता है पेशेंट इन तीनों साइटोकाइंस की वजह से।
इंटरल्यूकिन 8 का काम क्या होता है? मेजर कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल क्लीन अप ऑन IL-8। आयल बोल, ये निमोनिक बना है, इनका अंग्रेजी निमोनिक का मतलब बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इंटरल्यूकिन 8 का क्या काम होता है? न्यूट्रोफिल्स आर रिक्रूटेड बाय इंटरल्यूकिन 8 टू क्लियर इन्फेक्शंस। आयल किसको बोलते हैं पता है आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमीर हमजा? गलियों को बोलते हैं, जो यूरोप की गलियां होती है ना, उनको साफ कर रहे हैं, तो उनको उन गलियों को साफ करने कौन आता है? इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है कि जानी ये जो कचरा पड़ा हुआ है, पस पड़ी हुई है, बैक्टीरिया पड़ी हुई है, इनको क्लियर करो, जान छोड़ाओ, रास्ता साफ करो। ये स्वीपर्स हैं न्यूट्रोफिल्स। स्वीपर को बुलाने के लिए जो जो आप कॉल करते हो उसको बोलते हैं आप इंटरल्यूकिन 8। इंटरल्यूकिन 12 का काम क्या होता है? ये आपके मैक्रोफेज से रिलीज होता है और आपके टी सेल्स को TH1 में कन्वर्ट करता है, NK सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। कल भी मैंने समझाया था कि मैक्रोफेज से इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होता है, TH1 को एक्टिवेट करता है, TH1 वापस से भेजता है इंटरफ्रोन गैमा। वो इंटरफ्रोन गैमा क्या करती है? आपकी मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है और वहां से TNF अल्फा रिलीज करती है। इंटरल्यूकिन 12 सबसे पहले 12वीं पहले करते हैं, फिर डिग्री मिलती है गैमा, उसके बाद आपका अल्फा रिलीज होता है, TNF अल्फा फ्रॉम मैक्रोफेज। अब कैसे याद करेंगे, ये आपका मसला है, मेरा काम था बताना। रिकॉर्डिंग में भी आपके पास पड़ा होगा, बार बार देख लेना। वो जो पिक्चर मैंने दी है आपको ग्रेन्युलोमा वाली, ग्रुप पे पड़ी हुई है, वहां से आप लोग देख लेना इसको। ये तीनों आपके इस एक पिक्चर पे कवर हो जाते हैं। कल मेरा ये सारा मत्था खपाने का मकसद यही था, हालांकि जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन, पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको यहाँ से इंटरल्यूकिन याद हो जाए। फैसिलिटेट्स ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन इन टीबी। वर्ड फैसिलिटेट और मेंटेन में दिन रात का फर्क है, ये आप खुद देखोगे क्या डिफरेंस है इसका। एक होता है जो आपको इनिशिएट करता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, दूसरा होता है जो फॉर इयर्स क्रॉनिकली मेंटेन करके रखता है ग्रेनुलोमा। secreted by T cells, interleukin 2, interleukin 3 stimulates growth of helper, cytotoxic and regulatory T cells and NK cells, inhibited by from work by tacrolimus, cyclosporin, छोड़ दो इसको। Interleukin 3 supports growth and differentiation of bone marrow cells, functions like GM-CSF, stimulates proliferation of eosinophil, basophil, neutrophil monocytes। याद करने हैं ये सारे, ठीक है। इंटरफ्रोन गैमा secreted by natural TH1 से क्या क्या रिलीज होता है? इंटरफ्रोन गैमा secreted by natural killer cell T and T cells in response to antigen or interleukin 12 from macrophages, stimulate macrophages to kill phagocytosis pathogens, inhibits differentiation of TH2 cells, induces IgG isotype class switching on B cells। ये वही इंटरफ्रोन गैमा है जो हम यहाँ पर अभी पढ़ डिस्कस कर रहे थे। पहले इंटरल्यूकिन 12 फ्रॉम मैक्रोफेज टू TH1, TH1 टू मैक्रोफेज इंटरफ्रोन गैमा, फिर मैक्रोफेज क्या रिलीज कराएगा? TNF अल्फा। तो वही इंटरफ्रोन गैमा आपको यहाँ पर ग्रेनुलोमा में लिखा हुआ है। इंक्रीज करता है MHC की एक्सप्रेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय ऑल सेल, एक्टिवेट मैक्रोफेजेस टू इंड्यूस ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। TH2 से क्या रिलीज होता है? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 10 वही है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। एटेन्यूएट करना मतलब खत्म करना, एसेंचुएट करना मतलब खत्म करना, ठीक है। एटेन्यूएट करना मतलब खत्म करना इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को, जो डॉक्टर दुर्गानी बता रही थी ऑटो इम्यून वाले सीन में, ठीक है। वो ये है इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा। इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा दोनों एटेन्यूएट करते हैं इम्यून रिस्पांस को, डिक्रीजेस एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 2। अगर MHC क्लास 2 एक्सप्रेस नहीं होगी तो आपका इम्यून जनरेट नहीं होगा। ये वही चीज है जो थाइमस इंडिपेंडेंट वाले में भी हम पढ़ के आए। TH1 साइटोकाइंस के रिलीज को कम करवाता है, उसके बाद आपका इनहिबिट करता है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स को, आल्सो सीक्रेटेड बाय रेगुलेटरी टी सेल्स। रट्टा मारना है, याद करना है इसको, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटरल्यूकिन 4 क्या इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ टी हेल्पर्स टी सेल्स इनटू TH2, promotes growth of B cells, enhances class switching to IgE and IgG। बस ये याद कर लो, IgE का जो क्लास स्विचिंग होगी वो इंटरल्यूकिन 4 की वजह से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका रह जाएगा ये वाला इंटरल्यूकिन 5 promotes the growth and differentiation of B cells, enhances class switching to IgA, it stimulates growth and differentiation of eosinophil। eosinophil के लिए ज्यादातर जो याद रखते हैं हम लोग इंटरल्यूकिन 5 याद रखते हैं, IgE के लिए जो याद रखते हैं हम लोग इंटरल्यूकिन 4 याद रखते हैं। ABCDE, अच्छा नहीं वो तो फिर 5th हो जाएगा, छोड़े खैर। उसके बाद इंटरल्यूकिन 13 का क्या है? promotes IgE production by B cells, induces alternative macrophage activation। interleukin 13 promotes IgE, interleukin 13 promotes IgE, interleukin 13 promotes IgE। रट्टा मार लो, याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ये आपको याद करने हैं। बाकी 1 फॉर फीवर हॉट टी बोन ठीक है। स्टैक जो आता है वो बीफ स्टैक जो आता है। इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट्स टी सेल्स, इंटरल्यूकिन 3 स्टिमुलेट्स बोन मैरो। इंटरल्यूकिन 3 बोन मैरो को बढ़ा रहा है, यहाँ पर ये ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लीजिएगा। इंटरल्यूकिन 4 IgE, इंटरल्यूकिन 5 eosinophil और IgA, इंटरल्यूकिन 6 acute phase proteins। दैट्स इट।
आई नो कि बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन हमें 7 दिनों में इम्यूनो पूरा भी करना है। और इम्यूनो इतना कॉन्सेप्चुअल है कि एक एक चीज उसमें मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको खोल खोल के समझाऊं। हालांकि अभी भी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मुझे 6 पेजेस करने थे आज। आज हमने किए हैं 1 2 3, हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है इनमें। ठीक है, कल मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा आपको, और रेस्पिरेटरी बर्स्ट कोशिश करिए आप घर से पढ़ के आएंगे ना, तो मुझे थोड़ा और जल्दी कवर करने में आसानी होगी। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ।